हंसेगा। बस 22 से 25 मिनट की वीडियो है वो। तो ये कब बना था? ये बना था 1975 में। 35 और 36 संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द सिक्किम। ये आप लोग याद रखिएगा। अब सिक्किम के बारे में पूछा आप लोगों से पूछ सकता है, अपकमिंग शिफ्ट में किसी और स्टेट के बारे में पूछ सकता है। तो मैंने सारे स्टेट के बारे में लिख दिया कि कौन सा स्टेट कब बना था। जैसे अरुणाचल प्रदेश 1987, असम 1950, आंध्र प्रदेश 1956, ओडिशा 1936, यूपी 1950, उत्तराखंड 2000, कर्नाटक 1956, केरला कब बना था 1956, गुजरात 1960, गोवा 1987, गोवा पूछ सकते हैं आप लोगों से, छत्तीसगढ़ पूछ सकते हैं 2000 में बना था, झारखंड भी पूछ सकते हैं, ये भी 2000 में बना था। उसके बाद तमिलनाडु 1956, तेलंगाना 2014 में, ये भी याद रखिएगा। त्रिपुरा 1972, नागालैंड 1963, नागालैंड भी पूछते हैं। उसके बाद ये आप लोगों का पंजाब 1966 में बना था, और वेस्ट बंगाल 1950, बिहार कब बना? बिहार 20 से 12, तो ये 1912 में बना था। मणिपुर कब बना था? 1972। तो उसके बाद बाकी एमपी आप लोगों का 1956, महाराष्ट्र और गुजरात एक साथ बने थे बॉम्बे को काटकर 1960 में, तो मिजोरम 1987 और मेघालय 1972, राजस्थान 1949, सिक्किम ये देखिए, ये आप लोगों का सिक्किम जो पूछा गया था। तो मैंने आप लोगों के लिए सारे लिख दिए। हरियाणा कब बना था 1966, और हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी, ये आप लोगों का शायद 1972 होगा, 1971 हिमाचल प्रदेश का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी ऑफ एल्गी। तो एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं? दो टाइप होते हैं। एक तो आप लोगों को पता एल्गी होता है, तो एल्गी की जो स्टडी होती है उसको फाइकोलॉजी बोलते हैं। और स्टडी ऑफ फंगस, आप लोगों से फंगस भी पूछा जा सकता है कि फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं माइकोलॉजी। तो दोनों याद रखिएगा, एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी, फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी, ये भी पूछते हैं। अब जितनी भी स्टडी है वो मैंने आप लोगों के लिए एक जगह लिख दी है, क्योंकि पूछी जाएंगी अपकमिंग शिफ्ट में, तो आप लोग याद करिएगा सारी की सारी। स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी, कार्डिया वर्ड हार्ट को डिनोट करता है। स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड हर्मेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी, लिवर की स्टडी को हिपैटोलॉजी, फंगस की स्टडी ये पूछी गई है आप लोगों की माइकोलॉजी, एल्गी की स्टडी फाइकोलॉजी पूछी गई है, वायरस की वायरोलॉजी, किडनी की नेफ्रोलॉजी, कैंसर की स्टडी ओंकोलॉजी, कैंसर की याद रखिएगा। स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स याद रखिएगा ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ एग ओलॉजी, स्टडी ऑफ हेयर आप लोगों से पूछी जा सकती है ट्राइकोलॉजी। बालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्राइकोलॉजी। आंखों का अध्ययन ऑप्थोल्मोलॉजी। स्टडी ऑफ सॉइल पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ लैंग्वेज फिलोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रेन पूछी जा सकती है इंसेफ्लोलॉजी, स्टडी ऑफ नेल्स कॉस्मेटोलॉजी, और स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ एयर भी पूछी जा सकती है एरोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ जियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिश इक्थियोलॉजी, और स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंटेमोलॉजी। तो ये सारी स्टडी मैंने लिख दी है जो आप लोगों से पूछी जाएंगे, आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। यहीं की यहीं मैंने आप लोगों की सारी स्टडी भी कवर करवा दी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है? तो ये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यही पूछा गया था। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने आप लोगों के लिए एक ही जगह मेंशन कर दिए हैं। ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक एक्ट आया था, वो एक्ट कब आया था? 1934 में आया था। उसके बाद 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। द हेडक्वार्टर, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ से था? पहले ये कोलकाता में था, बाद में इसको शिफ्ट किया गया था 1937 में मुंबई में। अब ये करंट में कहाँ से? मुंबई में। आरबीआई वाज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंड पे सेटअप किया गया था? तो हिल्टन यंग कमीशन था जो 1926 में आया था। फिर उसके बाद हिल्टन यंग कमीशन को क्या बोलते हैं? तो इसको रॉयल कमीशन भी बोलते हैं। द बैंक नोन एज द बैंकर्स बैंक, तो बैंकर्स बैंक आरबीआई को बोलते हैं। द अपेक्स बॉडी ऑफ इंडिया कौन सी? आरबीआई है। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है। रेगुलेटर ऑफ लोन्स कौन है? तो भी आरबीआई हो जाएगा। द बैंक विच इज ऑफन रेफर्ड एज द मिंट सीक्रेट, तो भी आरबीआई। द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड बाई आरबीआई। द क्रेडिट कंट्रोलर ऑफ इंडिया कौन है? तो भी आपका उत्तर आरबीआई हो जाएगा। द बैंक विच रिप्रेजेंट इंडिया इन द आईएमएफ, आरबीआई। आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इन केरला में कहाँ से? तो तिरुवनंतपुरम में है। उसके बाद एनिमल इम्पोज ऑन द एम्बलम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कौन सा एनिमल? टाइगर है। ट्री कौन सा? पाम ट्री है। पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख थे। हेडक्वार्टर मुंबई में, 1937 से मुंबई में है। पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? तो सी.डी. देशमुख। और प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? 25वें नंबर के शक्तिकांत दास। तो ये था आप लोगों का आरबीआई कंप्लीट कर दिया है, अब आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था फादर ऑफ जियोग्राफी, तो जियोग्राफी के फादर पूछा गया होगा, या फिर ये पूछा गया कि ये जो जियोग्राफी टर्म है ये किसने दिया है? तो जियोग्राफी टर्म इज गिवन बाय द एरिस्टोथेनीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे हिस्ट्री का पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री, वो भी आएगा, भी मैं करा दूंगा। अब मैंने आप लोगों के लिए सारे फादर भी लिख दिए एक ही जगह कि कौन सा फादर किसको क्या बोलते हैं। तो जैसे कि फादर ऑफ एनाटॉमी कौन है? तो ये एंड्रियास विसेलियस। फादर ऑफ एयरफोर्स कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी। फादर ऑफ आर्किटेक्चर एमहोटेप को बोलते हैं। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी। फादर ऑफ एटम बॉम्ब रॉबर्ट ओपनहीमर।
फादर ऑफ आयुर्वेदा धन्वंतरी बोलते हैं, याद रखिएगा। फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जेम्स मेडिसन। फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी ये बोलते हैं इसको, एरिस्टोटल को। फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी E.O. विल्सन, याद रखिएगा, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन हीरालाल चौधरी। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कार्ल रेक्की। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टीनर। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको बोलते हैं, लुइस पास्चर को। फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेस्ट टेसर। फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे पूछा जाएगा आप लोगों से। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल लिनियस। फादर ऑफ कॉमेडी किसको बोलते हैं, एरिस्टोफेन्स को बोलते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस जॉर्ज बोल एंड एलन ट्यूरिंग को बोलते हैं। फादर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स आइजैक न्यूटन को बोलते हैं। फादर ऑफ सिविल एविएशन जे.आर.डी. टाटा। फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जॉन शेमेटोन। उसके बाद फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जरूर याद रखिएगा तो एलेक्स जैफरिन को बोलते हैं। फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो 11th नंबर के प्रेसिडेंट थे, ये भी याद रखिएगा। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेंजामिन फ्रैंकलिन बोलते हैं। फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स किसको बोलते हैं, माइकल फैराडे। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जोफ्री चौसर। और फादर ऑफ द ईमेल किसको बोलते हैं, रे टाइमिल्सन को बोलते हैं। तो ये सारे फादर हैं, मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, आप लोग इनको रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इससे बाहर कोई भी फादर आने वाला नहीं है, आप लोग को एक ही जगह मिल जाएंगे जिस तरीके से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इंडिया G20 प्रेसिडेंसी टाइम पीरियड कितना था, हमने कब से स्टार्ट की थी। तो इंडिया को जो G20 की प्रेसिडेंसी मिली थी वो मिली थी हमें इंडोनेशिया से 2022 में। तो 2022 में इंडोनेशिया ने प्रेसिडेंसी की थी G20 की, तो 1 दिसंबर 2022 से इंडिया इसका प्रेसिडेंट है। अब 2023 में जो न्यू दिल्ली में जो समिट होगी वो अगले महीने होने वाली है 9 से 10 सितंबर को। और मोटो क्या रहेगा, याद रखिएगा, वासुदेवा कुटुंबकम। ये बहुत ज़्यादा एक फ्रेज़ है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी यूज़ करते हैं, वासुदेवा कुटुंबकम। इसका ये मतलब उसमें आयुर्वेद वगैरह से ली गई, वेदा में से। तो इसका मतलब होता है कि पूरा संसार ही एक परिवार है, होल वर्ल्ड इज़ ए फैमिली। और 2022 में समिट कहाँ पर हुई थी, इंडोनेशिया में। 2024 में G20 की समिट कहाँ पर होगी, ये होगी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में किसी भी देश की प्राइम मिनिस्टर बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो ये थी भंडार नायका, जो किसकी प्रेसिडेंट बनी थी, यह बनी थी आप लोगों की श्रीलंका की। अगर पूछी जाए दुनिया में पहली बार राष्ट्रपति कौन थी, तो ये आप लोग मुझे बताइएगा पहली बार राष्ट्रपति कौन थी, किसी भी कंट्री की राष्ट्रपति बनने वाली। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था व्हेन NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये बना था 12 अक्टूबर 1993 को। ज्यूरिसडिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और पहले एग्जीक्यूटिव हेड कौन थे, इसके रंगनाथ मिश्रा थे। और करंट में हेड कौन है, इसके अरुण कुमार मिश्रा। इसके जो भी हेड बनेंगे वो हमेशा जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके जज होंगे, रिटायर्ड जज ही बनेंगे इसके हेड, किसके, NHRC के, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ब्रास किसका अलॉय होता है, तो ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो ये वाला आप लोग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टील किस किस का होता है, तो कार्बन, आयरन और निकिल। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, क्रोमियम होता है। ये आप लोग पूछते हैं कि जंग किसकी वजह से नहीं लगता है, तो ये क्रोमियम होता है। सोल्डर किसका होता है, लेड और टिन का होता है। ब्रोंज किसका होता है, कॉपर एंड टिन का होता है। ब्रास किसका होता है, कॉपर एंड जिंक का। गन मेटल किसका होता है, कॉपर, जिंक एंड टिन का। उसके बाद जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना होता है, 0%। कॉपर, जिंक, निकिल होता है। निक्रोम में निक्रोम, क्रोमियम और आयरन होता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम होता है। ड्यूरेलिमिन में एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कॉपर होता है। कॉन्स्टेंटीन में कॉपर एंड निकिल होता है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए सारे अलॉय भी लिख दिए हैं जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं व्हेन द बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत की जो बैटल है, मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन था, तो पूछी गई थी कि ये बैटल कब लड़ी गई थी। तो मैंने आप लोगों के लिए सारी बैटल एक जगह लिख दी थी। पहली बैटल लड़ाई जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन थी 1191 में, सेकंड बैटल 1192 में हुई थी, और थर्ड बैटल ऑफ तराइन हुई थी 1215 में। ये भी याद रखिए, थर्ड बैटल ऑफ तराइन की 3 बैटल हुई थी। पहली बैटल पानीपत की 1526 में, बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुई थी, बैटल ऑफ घाघरा 1529 में हुई थी। और ये जो बैटल है, ये तीनों, ये सारी की सारी बैटल किसने, बाबर ने जीती थी। तीनों बैटल किसने जीती थी, बाबर ने जीती थी। याद रखिएगा 1526 से 1527, 1528 और 1529। उसके बाद आता है आप लोग का बैटल ऑफ चौसा। ये किसने जीती थी, शेर शाह ने हुमायूं को हराया था, तो ये 1539 में लड़ी गई थी। बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्राम 1540 में, इसमें भी शेर खान ने हुमायूं को हराया था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में लड़ी गई थी। बैटल ऑफ तालीकोटा मोस्ट इंपोर्टेंट है 1565। बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ी गई थी, जिसमें सिराजुद्दौला ने हराया था किसको, क्लाइव था एक, तो हाँ लॉर्ड क्लाइव था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का बैटल ऑफ वांडीवास 1760, बैटल ऑफ बक्सर 1764, बैटल ऑफ सामूगढ़ 1658 और बैटल ऑफ करनाल 1739। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारी की सारी बैटल मैंने एक जगह लिख दी। कल भी मैं आप लोगों को बैटल कवर करवा दूंगा विद एक्स्ट्रा डिटेल।
एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो अब नीति आयोग को देख लेते हैं। ये जो नीति आयोग है, ये आप इसकी फुल फॉर्म आप लोग को याद रखनी है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग है इसकी फुल फॉर्म। कब बना था? ये 1 जनवरी 2015 में बना था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है उसको ये रिकमेंड करता है। हेडक्वार्टर कहाँ से इसका? नई दिल्ली में है। और किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बनाया गया था, मोदी जी के द्वारा। और किसको डिजोल्व करके? प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन कब बना था? वो बना था आप लोगों का 1950 में, तो वो भी याद रखिएगा। एम क्या है इसका? टू फोस्टर द इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करने का काम कौन करता है? हमारा नीति आयोग करता है। चेयरपर्सन हमेशा इसके प्राइम मिनिस्टर ही होंगे, कौन? नरेंद्र मोदी जी। अब याद रख सकते हैं कि 2 पोस्ट और होती हैं इसमें। एक तो याद रखनी, वाइस चेयरपर्सन कौन होंगे? तो ये होंगे सुमन बेरी। वाइस चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग के? सुमन बेरी हैं। और नीति आयोग के CEO कौन है? तो ये हैं आप लोगों के BVR सुब्रमण्यम। तो ये भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग को मैच ऑफ द फॉलोइंग से कि यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? तो मनोज सोनी है। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ है। और सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता है। फिर एक एटमॉस्फेयर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा सर एटमॉस्फेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन डांस का था, डांस का क्वेश्चन मुझे मिल चुका है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, एसेट एंड लायबिलिटी वाला। फिर इन्वेंशन रिलेटेड एक क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन था आप लोगों का, व्हेन इज द ब्लू मून फॉर्म, कि ब्लू मून कब बनता है? तो ब्लू मून अकर्स ट्वाइस इन ए कैलेंडर मंथ, द लास्ट वन इज कॉल्ड द ब्लू मून। तो किसी कैलेंडर में 2 ब्लू मून होते हैं तो लास्ट वाले को बोलते हैं ब्लू मून। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, पद्म विभूषण को मैच ऑफ द फॉलोइंग करना था। ये 2023 का था, तो मैंने सारे के सारे पद्म विभूषण लिख दिए हैं कि किसको किसको मिला है। यहाँ पर नाम, यहाँ पर फील्ड और यहाँ पर स्टेट, तीनों चीज़ें आप लोग को याद रखनी। बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्चर गुजरात से, श्री दिलीप महालनोबिस मेडिसिन के क्षेत्र में वेस्ट बंगाल से हैं। उसके बाद मुलायम सिंह यादव पब्लिक अफेयर इनकी कैटेगरी रहेगी और यूपी के CM रह चुके हैं। उसके बाद है श्री जाकिर हुसैन आर्ट में महाराष्ट्र, श्री SM कृष्णा पब्लिक अफेयर कर्नाटका और श्रीनिवास वर्धान साइंस एंड टेक्नोलॉजी USA। तो टोटल जो पद्म विभूषण है ये दिया गया था आप लोगों का 6 लोगों को, 1 2 3 4 5 6 लोगों को। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग का नॉन मेटल से था, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था, क्वेश्चन अबाउट द फेनेक डांस फोर्थ ऑफ द मणिपुर, जो फेनेक डांस है मणिपुर का, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या हो सकता है? मैं भी पूछा हो कि कौन सी कम्युनिटीज़ को परफॉर्म करती है? तो मिताई कम्युनिटी, याद रखिएगा। ओनली स्विच ए क्लॉथ वैन कॉल्ड नैप फेनेक, द नैप फेनेक सेम्स इन द डिजाइन ऑफ द स्कर्ट एंड मिताई फीमेल्स स्टिच इट विद अ वेरियस डिजाइन। तो ये मणिपुर का है। उसके बाद साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 में जो हिंदी लैंग्वेज में किसको दिया गया है? तो हिंदी ऑथर में बद्री नारायण, और इंग्लिश में किसको? अरुणधति रॉय। तो आप लोगों को इंग्लिश पूछा जा सकता है, पहली शिफ्ट में हिंदी पूछा है तो हिंदी का हो जाएगा बद्री नारायण। अब 2022 में साहित्य अकादमी अवार्ड हुए हैं, 22 लैंग्वेज में दिए गए। तो जितने भी लैंग्वेज में दिए गए मैंने सबके विनर लिख दिए हैं, सबके ऑथर लिख दिए हैं, किस चीज़ के लिए वो सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। तो जो आप लोगों से पूछा गया था वो हिंदी पूछा गया था, मैं दिखा देता हूँ। तमिल, तेलुगु, उर्दू, तो उर्दू वाला भी पूछ सकते हैं आप लोग, याद रखिएगा। यह अनीस अशफाक उर्दू के लिए, किसके? ख्वाब सवाब के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 था, संगीत नाटक अकेडमी रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 24 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयरन ओर। तो आयरन ओर कौन कौन से होते हैं? मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट, जियोलाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ये किसके? आयरन के ओर है। व्हेन इज द अमेरिका बिकम्स इंडिपेंडेंट, तो 4 जुलाई 1976 को अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ था। और दसी अट्टम, ये डांस पूछा गया था, दसी अट्टम पूछा है कि इसको, इसका दूसरा नाम क्या है? तो भारतनाट्यम को बोलते हैं दसी अट्टम। तो टोटल 26 है, 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो क्वेश्चन मुझे नहीं मिले हैं आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा सर रिमेनिंग क्वेश्चन ये थे, जिससे मैं आप लोग को PDF प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वो 30 क्वेश्चन की PDF हो जाएगी। तो ये थी आप लोग की फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस। कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर का जो लेवल था वो हार्ड था। क्या क्या टॉपिक्स है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम वाला टॉपिक्स पढ़ना आप लोगों को, नेटवर्किंग वाला टॉपिक्स पढ़ना आप लोगों को, और मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के कंप्यूटर में। सेक्शनल कट ऑफ है तो कंप्यूटर को भी क्लियर करना जरूरी होगा, तो आप लोग कंप्यूटर को जरूर पढ़कर जाइएगा। कंप्यूटर के नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा कंप्यूटर नोट्स के लिए। मैं आप लोगों को अपना टेलीफोन नंबर देता हूँ 7409781828। तो इस नंबर पर आप लोगों को कंप्यूटर के नोट्स मिल जाएंगे 30 रुपीज़ के, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पर। और अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से की गई फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस आपको पसंद आती है, आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आती है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। हम सेकंड शिफ्ट की भी एनालिसिस करने वाले हैं, तो अगर मेहनत पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ये मेरी दिल से रिक्वेस्ट है। पहली बार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।
हम लोग शिफ्ट 2 करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग शिफ्ट 1 की थी। कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे, जीके के 30 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन जो मिले हैं। ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन मुझे मिल चुका है, ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और एक्स्ट्रा फैक्ट उसी तरीके से बताऊँगा जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताए थे, फर्स्ट वीडियो में। तो पेपर का लेवल तो आप लोगों को पता ही है, मॉडरेट रहा है। और जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए वो 30, जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए 30, और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन एक एक करके, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, जो लेबर डे होता है, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। 1 मई के बारे में आप लोगों को 2 फैक्ट याद रखने हैं कि 1 मई 1960 में ना आप लोगों का जो पहले बॉम्बे हुआ करता था, बॉम्बे से 2 राज्य बने थे, एक महाराष्ट्र बना था और एक गुजरात बना था। तो वो किस डेट को बने थे? तो 1 मई 1960। ये आप लोग याद रखिएगा। 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। यूएसए में एक प्रोटेस्ट हुआ था, उसके आधार पर ही आप लोगों का जो ये लेबर डे डिक्लेयर किया गया था। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्कर की जो हाईलाइट्स है, एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बिल्डिंग सोसाइटी। समाज को बनाने के लिए जो हमारे वर्कर्स होती है उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, उसी को याद करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 मई को, इंटरनेशनल लेबर डे। तो यानी ये क्वेश्चन आप लोगों का स्टैटिक का है, तो आप लोगों से डेज़ पूछे जा रहे हैं। तो डेज़ में आप लोगों के लिए कुछ तो मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। जैसे अप्रैल मंथ में कौन कौन से डे होते हैं। 1 अप्रैल को उड़ीसा डे या उत्कल दिवस मनाया जाता है, ये पूछा जाता है बार बार। उसके बाद 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे पूछा जाता है। 11 को नेशनल सेफ्टी मदरहुड डे। 13 अप्रैल को आप लोगों को जलियांवाला बाग मसाकरे 1999। और 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो रिमेम्बरेंस डे होता है। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। 18 को वर्ल्ड हेरिटेज डे। और 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे, ये आप लोगों से पूछा जाता है। और 22 अप्रैल को अर्थ डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, ये भी पूछते हैं। और 24 अप्रैल को पूछा जाता है पंचायती राज दिवस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 26 अप्रैल को पूछा जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो ये थे अप्रैल के डेज़। उसके बाद ये मैंने जनवरी के डेज़ भी आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, तो इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जनवरी के बाद मैंने इसमें जून के भी लिख दिए। तो आप लोगों को 12 मंथ के इंपॉर्टेंट डेज़ कवर करके जाने हैं। मैं भी आप लोगों के लिए आज इंपॉर्टेंट डेज़ की वीडियो से सारे डेज़ कवर करवा दूंगा। तो ये थे आप लोगों का डेज़ वाला टॉपिक जो आप लोगों से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच इज़ द विनिंग टीम ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ 2022 का, उसकी विनिंग टीम पूछी गई थी। तो विनर कौन था? इसका अर्जेंटीना था। और रनर अप कौन था? फ्रांस था। 3rd नंबर पर क्रोएशिया था। और 4th नंबर पर मोरक्को था। ये था आप लोगों का स्पोर्ट का क्वेश्चन था, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था इलेक्शन कमीशन जो होता है हमारा निर्वाचन आयोग, वही पूछा था कि ये हमारा पॉलिटी के किस पार्ट में आता है। टोटल पार्ट पूछे तो कितने हैं पॉलिटी में? तो 22 पार्ट है। हर एक पार्ट में क्या क्या आता है आप लोगों को याद रखना है। यही आप लोगों से पूछा भी जाएगा कल जो 21 को जिनका एग्जाम है। मैंने आप लोगों को बता देता हूँ, यहीं पर रिवाइज करवा देता हूँ कि हर एक पार्ट में क्या आता है। पार्ट 1 में आता है आप लोगों का आर्टिकल 1 से 4, ये भी याद रखिएगा। और क्या रहता है इसमें? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में रहता है। उसके बाद पार्ट 2 में 5 से 11 आर्टिकल आते हैं। और क्या रहता है इसमें? सिटीजनशिप रहता है। और सिटीजनशिप हमने कहाँ से ली है? तो ये आप लोग याद रखिएगा, हमने सिटीजनशिप का जो रूल है हमारा ब्रिटेन से ही लिया गया है। उसके बाद पार्ट 3 में आता है आप लोग का आर्टिकल 12 से 35 और फंडामेंटल राइट के बारे में। पार्ट 4 याद रखिएगा, इसमें 36 से 51 आर्टिकल रहते हैं। और इसमें क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, DPSP, जो हमने आयरलैंड से ली है। उसके बाद पार्ट 4 ए और आर्टिकल 51A, इसमें आता है आप लोगों का फंडामेंटल ड्यूटीज़। और ये हमने कहाँ से ली है? ये हमने USSR से ली है। पार्ट 5 में आता है आप लोगों का 52 से 151 और द यूनियन के बारे में बात करता है। और पार्ट 6 जो आप लोगों का ये 152 से 237, ये स्टेट के बारे में बात करता है, स्टेट से रिलेटेड क्या क्या रूल्स होने चाहिए। तो उसके बाद पार्ट 7 में आता है आप लोगों का, ये आप लोगों का ये ख़त्म हो चुका पार्ट 7। और पार्ट 8 आप लोगों से पूछते हैं, इसमें यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया जाता है। पूछेंगे कि यूनियन टेरिटरी इंडियन पॉलिटी के किस पार्ट में आती है? तो किस पार्ट में आती है? तो पार्ट 8। टोटल कितनी यूनियन टेरिटरी? 8। तो इससे भी आप लोग याद रख सकते हैं। पार्ट 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पंचायत के बारे में बात करता है। और पार्ट 9A ये म्यूनसिपलिटीज़ के बारे में बात करता है। पार्ट 10 में क्या आता है आप लोग का? या आता है आप लोग का शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब के बारे में आता है पार्ट 10। पार्ट 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में क्या है? तो एक सेंटर एक स्टेट, तो इन दोनों के जो रिलेशन बताता है वो पार्ट 11 में आता है, सेंटर एंड स्टेट के रिलेशन। पार्ट 12 में पूछा जाएगा, तो 12 में आप लोग याद रखिएगा, 12 में बात करता है फाइनेंस की, प्रॉपर्टी की, कॉन्ट्रैक्ट की, तो पार्ट 12। पार्ट 13 में याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रेड के बारे में बात करता है। तो 13 को आप लोग याद रख सकते हैं, मैं तेरे साथ ट्रेड करूँगा, मैं तेरे साथ ट्रेड करूँगा। तेरे मतलब 13, तो 13 में क्या है? ट्रेड, फाइनेंस, ये आप लोग का ट्रेड, पार्ट 13। पार्ट 14 भी पूछते हैं आप लोगों से। 14 में आता है सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स,
और पार्ट 14A भी याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जो हमारे 42 अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए थे। पार्ट 15 आप लोगों से पूछा गया था कि इसमें इलेक्शन होता है। पार्ट 16 में क्या होता है आप लोगों का, इसमें आप लोगों के SC ST जो है इनको जो स्पेशल प्रोविज़न है उनके बारे में बात की गई है। पार्ट 17 में आप लोगों की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये पूछी गई थी कि किस आर्टिकल के तहत हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है, आर्टिकल 343। पार्ट 18 में आप लोग की इमरजेंसी है, जो हमने किस कंट्री से ली है, ये प्रोविज़न हमने जर्मनी से लिया है। पार्ट 19 आप लोगों को याद नहीं रखना। पार्ट 20 आप लोगों को याद रखना है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 368। और पार्ट 22 आप लोगों को याद नहीं रखना है। तो जो जो याद रखने मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आप लोग इसका वैसे तो मैं PDF दे दूँगा, तो PDF आप लोग घबराइएगा मत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द रेगुर सॉइल। तो रेगुर सॉइल का अदर नेम पूछा था, तो इसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं, इज आल्सो नोन अदर नेम लाइक रेगुर सॉइल, या फिर इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। व्हाट इज़ द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जो 44वां संविधान संशोधन है वही पूछा है कि उसमें क्या चीज़ थी। तो ये पॉलिटिका था, तो मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया, ये आप लोगों का 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। आप लोगों से ईयर पूछा जाएगा, तो ईयर याद रखने की ट्रिक होती है इसकी, 4 और 4 8, और यहाँ पर लास्ट में 8 आएगा, तो 1978 में ये हुआ था। की फैक्ट आप लोगों को क्या याद रखना है, इससे रिप्लेस द वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस। पहले क्या होता था इंदिरा गांधी के टाइम पर पे अगर कोई इंटरनल वो लग रहा है आप लोग को डिस्टर्बेंस कंट्री में, तो आप लोग इमरजेंसी को लगा सकते थे। लेकिन ये 1975 की बात थी, 76 की बात थी जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, जून 1975 में। उसके बाद इसको चेंज किया गया जब मोरारजी देसाई की सरकार आती है, तो उन्होंने क्या किया, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था इस वर्ड को हटाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, और एक नया वर्ड जोड़ा कि आर्म रेवेलियन होगा, तभी आप लोग आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं। एक तो ये फैक्ट याद रखना है। दूसरा फैक्ट ये याद रखना है कि राइट टू प्रॉपर्टी वाज, जो पहले क्या हुआ करता था, एक राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हुआ करता था, तो उसको भी हटाया गया इस अमेंडमेंट के तहत। जो आर्टिकल 31 में पहले आता था उसको अमेंड करके आर्टिकल 300A में डाल दिया, और उसको कैसा राइट बना दिया, लीगल राइट बना दिया। पहले कैसा राइट था, ये आप लोगों का फंडामेंटल राइट था। तो ये था आप लोगों का 44 अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट वाली वीडियो बना रखी है मैंने, 26 मिनट की वीडियो है, 105 अमेंडमेंट कवर करवा रखे हैं, शॉर्ट में करवाए हैं, जिससे आप लोग रिवाइज करके जा सकते हैं। उस वीडियो को आप लोग देख कर जाइएगा, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप लोग उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। तो फिर भी मैं आप लोग को यहाँ पर कुछ 10 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करवा देता हूँ। पहले वाला कब हुआ था, 1951 में। इसमें इंट्रोड्यूस द 9th शेड्यूल। हमारे संविधान में पहले 8 शेड्यूल हुआ करते थे, जब 1950 में लागू हुआ था। उसके बाद इसमें हमने 9th शेड्यूल जोड़ा था और एक अमेंडमेंट किया था, अमेंडमेंट फर्स्ट। आप लोगों को ईयर भी याद रखना है, 1951। फिर आप लोगों से 24वां अमेंडमेंट पूछा जाता है 1971 में। इसने पार्लियामेंट को पावर दे दी थी, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हर एक पार्ट में चेंजेस किया जा सकता है, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट। ये आप लोगों का 24वां आर्टिकल था, 24वां अमेंडमेंट था। अमेंडमेंट 39, ये तो आप लोग याद नहीं रखना, 39 नहीं पूछते हैं। तो 42 याद रखना, ये 76 में हुआ था, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। बहुत सारे आर्टिकल में चेंजेस आए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी, सोशल सिक्योरिटी, सेक्युलरिज्म, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे प्रेम्बल में। और ट्राइब्यूनल बने थे यहाँ पर, ये आप लोग बता चुका, लिमिटेड पावर द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। फिर 44वां 1978, ये हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद 61वां आप लोग याद रखिएगा 1988, इसमें जो वोटिंग एज है 21 से 18 की गई थी। ये आप लोगों का स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। 86, 8 में से 6 गए 2, और यहाँ भी 2 है, तो ये 2002 में हुआ था। और इसमें 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये 86 अमेंडमेंट था। उसके बाद 93 आप लोगों से पूछते नहीं हैं, ये तो आप लोगों को याद भी नहीं रखना है। आप लोगों से पूछा गया था 105वां अमेंडमेंट। ये आप लोगों को स्टेटमेंट में हो सकते हैं कि 4 स्टेटमेंट हो, आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना हो। तो आप लोग 105वां अमेंडमेंट था जो 2021 में ये एक्ट आया था। तो इसमें क्या चीज़ थी, तो ये मैंने अपनी पॉलिटी वाली वीडियो में कराया था, जब मैंने अमेंडमेंट कराए थे। तो इसमें क्या था, पहले क्या होता था, प्रेसिडेंट के पास पावर होती थी कि किस कैटेगरी को OBC बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी में डालना है, और ये राइट था किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो हमने 105वां अमेंडमेंट किया जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था। तो हमने क्या किया, इसमें हमने जो पावर है उसको रिवाइव किया, और पावर हमने स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दी टू आइडेंटिफाई द SEBC और सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। कौन सी क्लास सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड होगी उसको जो डिसाइड करने की पावर हमने स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। पहले ये प्रेसिडेंट के बिहाफ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। ये था आप लोगों का 105। 104 वाला क्या था, आप लोगों का SC ST को रिजर्वेशन था, वो याद रखिएगा, जो 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था।
अब आता है बंगाल गज़ट। तो ये जो बंगाल गज़ट है ये किसने स्टार्ट किया था? तो इट वाज एन इंग्लिश लैंग्वेज वीकली दैट वाज स्टार्टेड बाय द जेम्स अगस्टस हिक्की। तो ये जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा 1780 में स्टार्ट किया गया था, जो एक वीकली न्यूज़पेपर था बंगाल गज़ट। इंडियन ओपिनियन स्टार्टेड बाय हुम। तो इंडियन ओपिनियन को किसने स्टार्ट किया था? तो ये 1904 में स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी ने। फिर आप लोगों से जो ओलंपिक हुआ था 2020 वाला, टोक्यो ओलंपिक 2020, इससे क्वेश्चन पूछा गया था विच मेडल डिड पीवी सिंधु गेट इन। तो कौन सा मेडल जीता था? इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो हमने टोटल कितने मेडल जीते थे? हमने 7 मेडल जीते थे। किस प्लेयर ने कौन सा मेडल जीता था मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो हमारा गोल्ड मेडल था वो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में जीता था गोल्ड मेडल। उसके बाद चलते नेक्स्ट। फिर आता रवि दहिया ने रेसलिंग में जीता था सिल्वर। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में जीता था सिल्वर। पीवी सिंधु ने वुमेन सिंगल्स में जीता था ब्रॉन्ज, जो आप लोगों से पूछा गया है। हॉकी टीम ने हमारा हॉकी में कौन सा जीता था? ब्रॉन्ज। और वुमेन वाल्टरवेट बॉक्सिंग में हमने लोवलिना जो बोर्गेहन है असम के, इसने ब्रॉन्ज जीता था। और बजरंग पुनिया ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज जीता था। तो ये टोटल 7 मेडल थे जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं 21 तारीख को। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। तो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है इस समय? तो ये NK सिंह है। और बात करें जो फाइनेंस कमीशन है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 280, ये भी पूछ सकते हैं। और काम क्या रहता है इसका? रिकमेंड द शेयरिंग ऑफ द टैक्सेस बिटवीन द स्टेट एंड यूनियन। तो स्टेट एंड यूनियन के बीच में टैक्सेस को किस रेशियो में बांटना चाहिए, ये रिकमेंड करता है फाइनेंस कमीशन। और जो पहली बार फाइनेंस कमीशन बना था वो 1951 में बना था। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसके बारे में जो जानकारी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 से मिलती है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और ये पहले हेड कौन थे? KC नियोगी। हु हैज़ गोट द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 किसको मिला है? तो ये मिला है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को मिला है। एंड एंजेला रोडेल हैव वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 फॉर द नोवेल टाइम शेल्टर। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। अब इस अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। एक तो ये जो अवार्ड है दिया जाता है बेस्ट बुक इन इंग्लिश और इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो ये दिया जाता है जो बेस्ट बुक रहेगी इंग्लिश में या फिर उस बुक का ट्रांसलेशन किया होगा इंग्लिश में, तो उसके लिए दिया जाता है। कंट्री कौन देती है इसको? UK देती है। और प्रेजेंटेड किसके भाई? बुकर प्राइज़ फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और रिवार्ड कितना रहता है इसमें? 50,000 पाउंड रहता है ये। उसके बाद इस अवार्ड को कब स्टार्ट किया गया था? 2005 में इसको स्टार्ट किया गया था। और जो पहली बार दिया गया था वो इस्माइल कदरी को दिया गया था 2005 में। अब इसी से एक मिलता जुलता प्राइज़ और होता है, वो होता है खालिदा बुकर प्राइज़। ये किस लिए दिया जाता है सर? ये दिया जाता है बेस्ट नोवेल रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज विच वाज पब्लिश इन द UK किंगडम एंड आयरलैंड। ये सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जो UK एंड आयरलैंड में पब्लिश होगी। वो लोकेशन क्या रहेगी इसकी? लंदन रहेगी। और कंट्री UK रहेगी। और कौन देता है इसको? बुकर मैकनोल देते थे पहले 1969 से 2001 तक। उसके बाद मैन ग्रुप, देन आप लोग का क्रैंक स्टार्ट 2019 के बाद से। तो इसमें भी सेम अमाउंट मिलता है। और ये 1969 में स्टार्ट किया गया था। और इसे पहली बार किसको दिया गया? तो PH न्यूबाई को इसको फर्स्ट टाइम दिया गया था। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था दीपा कर्माकर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। बाकी मैं करवा देता हूँ। ये जिम्नास्ट से बिलोंग करती है। जो इन्होंने दीपा कर्माकर बिकम द फर्स्ट फीमेल जिम्नास्ट टू रिप्रेजेंट द कंट्री एट द ओलंपिक गेम्स इन रियो 2016। और यहाँ पर इन्होंने थर्ड पोजीशन पर, फोर्थ पर फिनिश किया था 2016 में। अब ये पूछा गया था तो आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा प्लेयर कौन सा खेल खेलता है। जैसे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये सब क्या है? ये तो क्रिकेट वाले, तो मैंने लिख दिया। वुमेन में मिताली राज खेलती है, झूलन गोस्वामी, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंजुम चोपड़ा, सैफाली वर्मा, पूनम यादव। बैडमिंटन के भी मैंने कुछ प्लेयर लिख दिए। पुलेला गोपीचंद, श्रीकांत कदम्बी, प्रणव कुमार, चेतन आनंद और साइना नेहवाल, PV सिंधु, जवाला गुट्टा, अपर्णा पोपाट, अश्वनी पोनप्पा, ऋतुपर्णा दास और PC तुलसी। तो ये आप लोगों के बैडमिंटन के प्लेयर हैं। व्हाट कोज मलेरिया, ये आप लोगों से पूछा गया था कि मलेरिया को किस कारण से होता है। तो ये होता है प्रोटोजोआ के कारण। अब आप लोगों से पूछी जाएंगी कॉमन डिसीज, मैंने सारी यहीं पर लिख दी जिससे आप लोग को रिवाइज करने में इजी रहेगी। बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी होती है? डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, कोलरा, टाइफाइड एंड निमोनिया, ये बैक्टीरियल डिसीज है। उसके बाद वायरल डिसीज कौन कौन सी होती है? कॉमन कोल्ड, मम्स, मीजल्स, हेपेटाइटिस, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स एंड ये आप लोग का पोलियो वायरस भी होता है, ये भी वायरस से होता है। उसके बाद स्वाइन फ्लू पूछी गई थी, ये वायरस से होती है कि किससे होती है? तो स्वाइन फ्लू भी याद रखिएगा। फंगल डिसीज़ कौन कौन सी होती है? तो एथलीट फुट फंगल डिसीज होती है। और प्रोटोजोआ से कौन कौन सी होती है? मलेरिया, ये पूछा गया है। ये अमीबा भी वाले पूछ सकता है। अफ्रीकन स्लिपिंग सिकनम और कालाजार, ये भी प्रोटोजोआ से होती है। हेलमिंथीज किससे होती है? एस्केलेरिज और फाइलेरिया, ये हेलमिंथीज होती है। तो
ये आप लोग की डिसीज़ वाला चैप्टर है, सारे डिसीज़ मैंने आप लोग को रिवाइज करवा दिया है। आप लोग पढ़ करके जाइए कौन सी डिसीज़ किससे होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। वेयर इज़ द एलिफेंटा केव। तो एलिफेंटा केव कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अब ये था क्वेश्चन आप लोग का हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट का, तो मैंने आप लोगों के लिए सारे लिख दिए हैं। जैसे कि गोलघर कहाँ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ये पटना में स्थित है। उसके बाद पत्थर की मस्जिद, ये किसने बनवाई थी, परवेज शाह ने, ये भी कहाँ पर है, पहले पटना में है। उसके बाद शेरशाह का मकबरा कहाँ से है, ये सासाराम में, बिहार में स्थित है। उसके बाद विष्णुपद टेम्पल पूछते हैं, रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था, कहाँ पर, गया। उसके बाद आप लोग का फिरोज शाह कोटला तो दिल्ली में है। हुमायूं टॉम्ब कहाँ है, ये भी दिल्ली में है। जंतर मंतर दिल्ली में है। और लक्ष्मी नारायण टेम्पल बिरला फैमिली के द्वारा बनवाया गया था, ये भी दिल्ली में है। प्रेसिडेंट हाउस भी दिल्ली में मिलेगा, सफदरगंज भी दिल्ली में मिलेगा। उसके बाद अजंता केव आप लोगों से पूछा जा सकता है, महाराष्ट्र में है। और कनेरी फोर्ट पूछा जा सकता है, बुद्धिस्ट के द्वारा बनाया गया था, मुंबई में कनेरी फोर्ट। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये आप लोग का कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में बनाया गया था। और आप लोगों से जो पूछा जा सकता है इसमें से, विक्टोरिया मेमोरियल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल में बनाया था। तो ये मैंने आप लोगों के लिए सारे लिख दिए हैं, आप लोग इनको रिवाइज कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये तो याद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को क्वेश्चन करवा देता हूँ। जो कोपेन क्लासिफिकेशन था ये क्लाइमेट के बेस था, क्लाइमेट को किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। तो इन्होंने बताया था कि 5 तरीके से जो क्लासिफिकेशन किया जाता है 1884 में। वो पाँच मेथड कौन कौन से आप लोग का, ए ट्रॉपिकल, बी ड्राई क्लाइमेट, सी वार्म टेम्परेट, डी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, और ए आप लोग का कोल्ड क्लाइमेट्स और एच हाईलैंड्स था। तो ये इनकी करेक्टरिस्टिक्स थी, ये क्लासिफिकेशन था जो कोपेन ने दिया था 1884 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कोऑपरेशन फार्मिंग वाज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। तो ये किस कंट्री में था, ये डेनमार्क में था। विच इज नॉट ए इन्फेक्शियस डिजीज। जो अस्थमा होती है ये इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। तो बायोलॉजी का जो डिसीज वाला चैप्टर है इसको रिवाइज करके जरूर जाइएगा। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है, तो 10 की घात -9 के बराबर होता है, आप लोगों को पता भी होगा। वो प्रपोज द आइडिया ऑफ पाकिस्तान इन 1933। तो इसको भी आप लोग कमेंट करिएगा, इसको आप लोग कंफर्म करिएगा कि ये पूछा गया था कि नहीं। तो ये आइडिया दिया था चौधरी रहमत अली ने 1933 में। आर्टिकल रिलेटेड टू सिटीजनशिप हम लोग देख चुके हैं, तो ये 5 से 11 में था। और ये कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप जो हमने ब्रिटेन से ली है। आई मंदप्पम, तो ये किस स्टेट में या यूटी में पड़ता है, आई मंदप्पम। तो ये पड़ता है आप लोग का एक पार्क है, मोन्यूमेंट है जो फ्रेंच ने बनाया था, फ्रेंच के टाइम का। मोन्यूमेंट ऑफ ड्यू पार्क इज ए वाइट मोन्यूमेंट इन पुडुचेरी। तो ये कहाँ पर है, पुडुचेरी में। इंडिया बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेपोलियन 3 के टाइम पर इंडिया में बनाया गया था। एम्परर ऑफ फ्रांस थे जो नेपोलियन 3। स्वाइन फ्लू हम बता चुका हूँ मैं, वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 23, करंट अकाउंट इन बैंकिंग रिलेटेड। तो ये किससे रिलेटेड होता है, तो करंट अकाउंट जो होता है ये सिर्फ उन्हीं का खुला जाता है जो बिजनेसमैन होते हैं, जिनके हाई नंबर ऑफ रेगुलर ट्रांजैक्शन होते हैं बैंक के साथ। तो उनके लिए क्या खोलते हैं, करंट अकाउंट। व्हेन इज द नेवल डे, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को। ट्राइब्स ऑफ मिजोरम से क्वेश्चन पूछा गया था, तो कौन कौन सी ट्राइब्स होती है मैंने सारे लिख दिए हैं। हो सकता है कि अपकमिंग शिफ्ट में आप लोगों को बाकी ट्राइब्स से पूछ सकता है। भीमसा, राबा, चकमा, लखेर, खासी, श्यांटेंग, कुकी और पवाई। अबोलिशन ऑफ द टाइटल विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में होंगे आप लोगों के। तो आर्टिकल 18 के तहत इसमें क्या बात कही गई, तो महाराजा, राजा, राव बहादुर, तो आर ये इस तरह के टाइटल हैं, ये अबोलिश कर दिए गए थे। किस आर्टिकल में, ये आप लोगों का आर्टिकल 18 के तहत। उसके बाद द मेन कोज ऑफ हटाने का मेन कोज क्या था, इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्राइम, वो हमारे जो प्रेसिडेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। द ट्रेडिशनल ड्रेस कॉल्ड द पन्नो भाजू, तो ये वोन बाई वुमेन बिलोंग्स टू। तो ये किस स्टेट की वुमेंस के द्वारा पहनी जाती है, तो ये था इसका उत्तर गोवा। और ये ड्रेस भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये है आप लोग की ड्रेस गोवा की। तो ये थे क्वेश्चन आप लोग के 27 क्वेश्चन मुझे मिले हैं। 3 क्वेश्चन जो मुझे नहीं मिले तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, सर ये 3 क्वेश्चन है, या आप लोग मुझे कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को उनको PDF में इंक्लूड कर दूंगा। टोटल 30 क्वेश्चन की PDF आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये थी आप लोगों की GK की एनालिसिस। अब कंप्यूटर का देख लेते हैं। कंप्यूटर में 2 क्वेश्चन तो नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बता दिए कौन कौन से टॉपिक्स आप लोग पढ़कर जा सकते हैं। एक तो ओसाइड मॉडल पढ़ के जाना, 7 लेयर है, 7 लेयर के बारे में पढ़कर जाना कि कौन सी लेयर किस क्या क्या काम होता है, कहाँ कहाँ होती है, और हर एक लेयर के नाम भी पता होने चाहिए और उनका ऑर्डर भी पता होना चाहिए। नेटवर्किंग पता होना चाहिए। टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी होती है, टोपोलॉजी पढ़ के जाइएगा, मैं भी करा दूंगा आप लोगों को टोपोलॉजी। और ऑपरेटिंग सिस्टम, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, और मेमोरी भी पढ़ कर जाइएगा।
तो ये 6 से 7 टॉपिक है जो आप लोगों को कवर करके जाने हैं। अगर आप लोग बोलेंगे कि सब सर कंप्यूटर के कुछ टॉपिक्स करा दीजिए, तो मैं आप लोगों को करा दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आप लोगों को मैं एक रिकमेंड कर दूंगा कि 30 रुपीज़ की मेरी PDF है कंप्यूटर वाली, पेड PDF है 30 रुपीज़ की। तो इस PDF को आप लोग जरूर परचेज कर लीजिएगा। 60 पेज है, आप लोगों को सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। टोपोलॉजी भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, ये टॉपिक्स नहीं मिलेगा, बाकी ये टॉपिक मिल जाएंगे। कैसे परचेज करनी मैं आप लोग को नंबर लिख देता हूँ, तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिएगा 7409781828। तो इस नंबर पर आप लोगों को कंप्यूटर की PDF मिल जाएगी, व्हाट्सअप कर लीजिएगा। 30 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये थे कंप्यूटर की एनालिसिस। आई होप आप लोग को एनालिसिस पसंद आई होगी, और अगर एनालिसिस पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो इसको शेयर जरूर करिएगा, जिससे हर एक कैंडिडेट को फ़ायदा हो सके जिनका भी एग्जाम 21, 22 एंड 23 को है। और PDF आप लोग को मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी में। टोटल अभी 166 कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। ये वाली फर्स्ट शिफ्ट की PDF है मैंने प्रोवाइड करवा दी थी, और जो सेकंड शिफ्ट की PDF है ये भी आप लोग को मिल जाएगी। तो आप लोग ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और अगर आप लोग चाहते हैं कि 21, 22, 23 की शिफ्टों की एनालिसिस भी इसी तरीके से की जाए, उसके लिए भी आप लोग कमेंट करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। EPFO एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है SSA का, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ये एग्ज़ाम आप लोगों का 4 दिन कंडक्ट करवाया जाएगा, 18, 21, 22, 23 एंड पर डे आप लोगों की 2 शिफ्ट कंडक्ट करवाई जाएगी है। टोटल 4 दिन में आप लोगों की 8 शिफ्ट कंप्लीट करवाई जाएगी। जो 18 अगस्त के एग्ज़ाम था आप लोगों की, उसकी दोनों शिफ्टों की एनालिसिस मेरे द्वारा कर दी गई थी। JK में जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन दोनों शिफ्टों की कंबाइंड एनालिसिस की गई थी, उसकी PDF भी प्रोवाइड करवा दी गई थी। आज 21 अगस्त को इसकी फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ी सी इनके जो नेटवर्क सर्वर था उसमें दिक्कत थी, एग्ज़ाम लेट स्टार्ट हुआ, कहीं पर पहले हुआ, कहीं पर बाद में हुआ। तो आप लोग भी बता सकते हैं किस किस के एग्ज़ाम सेंटर में दिक्कत हुई है और किसका एग्ज़ाम किस टाइम स्टार्ट हुआ था, ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 21 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हुई है, उसमें JK के 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 30 के 30 क्वेश्चन ऑलमोस्ट में मिल चुके हैं। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो 7-8 क्वेश्चन मुझे मिले हैं। आप लोगों के साथ सारे शेयर करूँगा, एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा, जिससे आप लोगों का जो अपकमिंग शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम होगा उनको बेनिफिट होगा कि अगर उसके आसपास कोई भी क्वेश्चन बनता है तो उनको फ़ायदा होने वाला है। तो टोटल क्वेश्चन आप लोगों के 30 थे, तो एक एक करके देख लेते हैं। सारे के सारे देखूंगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। द साहित्य अकेडमी अवार्ड गिवन इन इंग्लिश। तो ये जो साहित्य अकेडमी अवार्ड होता है, एक तो पता होना चाहिए आप लोगों को ये कितनी लैंग्वेज में दिया जाता है। तो ये 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। 22 लैंग्वेज तो वो रहती हैं जो आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में है, पार्ट 8 में, शेड्यूल 8 में है जो आप लोगों की, और 8 शेड्यूल में है। उसके बाद 2 लैंग्वेज आप लोगों की और होती है, एक तो इंग्लिश होती है और एक राजस्थानी होती है। तो 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। और ये पूछा था आप लोगों को इंग्लिश में किसको दिया गया, तो अनुराधा रॉय को इंग्लिश में दिया गया है। मैंने आप लोगों को जो पहले दिन की एनालिसिस थी उसमें भी बताया था, मैंने सारे बता देते कि आप लोग इंग्लिश का याद रखना है, हिंदी का याद रखना है, उर्दू का याद रखना है। वो मैंने आप लोगों को लिस्ट भी दे दी थी। जिन्होंने वो एनालिसिस देखी होगी तो उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ होगा। उसके बाद चलते हैं, अब मैं फिर से आप लोग को लिस्ट दे देता हूँ। ये लिस्ट आप लोग की इंग्लिश में किसको मिला, अनुराधा रॉय को मिला है। किसके लिए, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, तो इस नोवेल के लिए मिला है। इंग्लिश के बाद आप लोग को हिंदी का याद रखना है, तुमड़ी के शब्द, ये बद्री नारायण को मिला है, ये पूछा जा चुका है। हिंदी के बाद आप लोग को याद रखना है इसमें, नेक्स्ट याद रखिएगा, संस्कृत का भी आप लोग से पूछा जाता है, तो आप लोग संस्कृत का याद रख सकते हैं। जनार्दन प्रसाद पांडे मनी को मिला है संस्कृत वाला। उसके बाद आप लोगों को याद रखना उर्दू वाला, तो उर्दू वाला किसको मिला, अनीस असफाक को मिला है। तो ये 4-5 लैंग्वेज में आप लोगों को याद रखने होते हैं, यही आप लोगों से बार बार पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सुंग डायनेस्टी। तो सुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो ये पुष्यमित्रा शुंग डायनेस्टी थी। अब एंशिएंट हिस्ट्री में जितनी भी डायनेस्टी है सबके फाउंडर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हर्यक डायनेस्टी के कौन थे, ये बिंबिसार थे, पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल थी। कैपिटल भी आप लोगों को याद रखनी है। फिर आती है आप लोगों की नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, धनानंद थे, ये थे नंद डायनेस्टी के फाउंडर। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों की आती है मौर्य डायनेस्टी, तो इसके फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य थे। सोंग डायनेस्टी के मैं बता चुका हूँ, पुष्यमित्र सोंग थे। और कन्नौज डायनेस्टी के वासुदेव थे। इसकी ट्रिक भी होती है हसीन मासू का साथ, इस करके इनका ऑर्डर होता है, मैं लिख देता हूँ, हसीन मासू का साथ, ये ऑर्डर रहता है।
है से हरियक डायनेस्टी होती है, सी से शिशुनाग डायनेस्टी होती है, और न से आप लोगों की नंद डायनेस्टी होती है, हसीन मासूका, और माँ से मौर्य डायनेस्टी, सू से सुंग डायनेस्टी, और के से कन्नव डायनेस्टी, और सात से सातवाहन डायनेस्टी। तो इसलिए ऑर्डर चलता है, आप लोगों से ऑर्डर पूछ सकता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछ सकता है। तो ये आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, हसीन मासूका 7। अब और बाकी कौन कौन सी डायनेस्टी, हरियक का हम लोग देख चुके हैं, बिंबिसार है, शिशुनाग के शिशुनाग थे, नंद डायनेस्टी के कौन थे, महापद्मानंदा थे। तो याद रखिए नंद डायनेस्टी के महापद्मानंदा इसके फाउंडर थे, कैपिटल इसकी पाटलिपुत्र थे। शोंग के हम लोग देख चुके हैं, कन्नव डायनेस्टी के वासुदेव थे, पाटलिपुत्र इनकी कैपिटल थी। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोग सातवाहना, तो इसके शिमुख थे, और पाइथान इनके वो थी कैपिटल। फिर कुषाण की क्या थी, कुजल कडफिसस थे। हूण के कौन थे, तोरमान थे, और सियालकोट इनकी कैपिटल थी। उसके बाद सेना डायनेस्टी, तो ये क्या थे, सामंत सेन थे। और परमार भी आप लोगों से पूछा जाता है, तो ये उपेंद्र थे। चंदेला अपना नन्नूक थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप लोगों को याद रखना गुर्जर प्रतिहार, तो कौन थे, नागभट्ट प्रथम। और पल्लव डायनेस्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी आप लोगों से, तो सिंह विष्णु इसके थे फाउंडर थे, कांचीपुरम इनकी कैपिटल थी। चालुक्य के कौन थे, पुलकेशिन प्रथम थे। चालुक्य जो वेंगाई, तो ये कौन थे, विष्णुवर्धन थे। और राष्ट्रकूट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो दंती दुर्ग, तो राष्ट्रकूट के फाउंडर कौन थे, दंती दुर्ग थे। और मान्यखेत इनकी कैपिटल थी। स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी डायनेस्टी जलालुद्दीन खिलजी, और तुगलक डायनेस्टी आप लोगों की गयासुद्दीन तुगलक। तो ये डायनेस्टी रिलेटेड जो भी फाउंडर थे, क्या क्या कैपिटल है, आप लोगों को यहीं पर करा दी है। एक अलग से वीडियो में मैं आप लोगों को सारे डायनेस्टी के फाउंडर और उनकी जो कैपिटल है वो कवर करवा दूंगा आज ही, या फिर आज कल तक। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर पूछा गया था आप लोगों से, तो ये होता है आप लोगों का कोलकाता में। अब जितने भी आप लोगों के पीएसयू होते हैं उनके हेडक्वार्टर देख लेते हैं। जैसे एनटीपीसी का दिल्ली में है, गेल इंडिया लिमिटेड का आप लोग का दिल्ली में है, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का दिल्ली में है, भारत बीएचएल का आप लोग का दिल्ली में, फिर बीपीसीएल का मुंबई में है आप लोगों का, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुंबई, और ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर आप लोगों का देहरादून में पड़ता है। कोल इंडिया का आप लोगों का पूछा गया था, तो कोलकाता है, तो बाकी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। बाकी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नई दिल्ली में है। और उसके बाद आप लोगों से याद रखना है कि जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, शिपिंग कॉरपोरेशन का कहाँ पर, मुंबई में। एचपीसीएल का भी मुंबई में। जितनी भी ऑयल से रिलेटेड कंपनी है उनका मुंबई में मिलेगा। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, और 1940 में यह फाउंड की गई थी। बेल का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बेंगलुरु में है। और नाल्को का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में 1981 में इस कंपनी को फाउंड किया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RIN का वाइजैग विशाखापट्टनम में 1982 में इसको फाउंड किया गया था। ऑयल इंडिया का आप लोगों का असम में है। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का दिल्ली में है। और नेशनल सीड कॉरपोरेशन का आप लोगों का दिल्ली में है। और सेंट्रल वाटरवेयर कॉरपोरेशन का ये भी आप लोगों का दिल्ली में है। उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आप लोग याद रखिएगा, ये दिल्ली में है। और IRCTC का तो दिल्ली में है ही। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है BSNL का, ये भी दिल्ली में है। तो ये इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर थे। बाकी 1-2 हो रह रहे हैं आपको। राइट्स का गुरुग्राम में है, ये रेल इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक सर्विसेज की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट फर्टिलाइजर वाले का नोएडा में, याद रखिएगा। और उसके बाद आप लोगों से पूछा जा सकता है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, तो इसका संबलपुर में है महानदी कोलफील्ड का। और नुमालीगढ़ रिफाइनरी का कहाँ से आप लोग, गोलघाट, ये भी गोलघाट में है। और इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड का मुंबई में, ये भी पूछा जाता है आप लोगों से। और भारत डायनामिक लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को हैदराबाद में मिलेगा, जो आप लोगों की मिसाइल वगैरह बनाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कोलकाता में है। और गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियरिंग का कोलकाता में है। सेंट्रल कोलफील्ड का आप लोगों का रांची में है। उसके बाद आप लोग याद रखना भारत अर्थ मूवर लिमिटेड BEML, ये आप लोगों की कोचेज वगैरह बनाती है, तो इसका बेंगलुरु में है। और ONGC का पूछ सकते हैं आप लोगों से, इसका देहरादून में है। और सतलज जल विद्युत निगम का शिमला में। तो ये इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर भी मैंने आप लोगों को यहीं पर कवर करवा दिए हैं। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, सेंट्रल वाटर बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ से है, दिल्ली में है। या फिर ये पूछा गया होगा कि सेंट्रल वाटर कमीशन, या तो सेंट्रल वाटर कमीशन होगा या सेंट्रल वाटर बोर्ड होगा, दोनों का हेडक्वार्टर आप लोगों को दिल्ली में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हाउ मैनी स्टेट शेयर बाउंड्री विद द उत्तर प्रदेश, तो यूपी के साथ कितने स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, तो 8 तो स्टेट शेयर करते हैं, और 1 यूनियन टेरिटरी दिल्ली शेयर करती है। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको आप लोग मैप से भी देख सकते हैं, ये आप लोग का यूपी है, तो यूपी के आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर उत्तराखंड शेयर कर रहा है, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, 3 तो यही हो गया आप लोगों के नॉर्थ में। फिर आप लोगों का राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7 और बिहार 8, और 1 यूटी है आप लोगों का दिल्ली, तो टोटल 8 + 1। अब आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अदर स्टेट से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, जैसे कि MP से पूछा जा सकता है कि कितने स्टेट को टच करता है, तो आप लोग इस मैप को देख लीजिएगा। MP जो आप टच करेगा आप लोग राजस्थान, गुजरात 2, महाराष्ट्र 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, बिहार से नहीं 5, और उत्तर प्रदेश 6। तो ये मध्य प्रदेश 6 से स्टेट करेगा। तो इस तरीके से आप लोग हर एक स्टेट का देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट स्टेट का, कि वो कितने स्टेट को टच करते हैं। ये PDF आप लोगों को मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में।
क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था करंट लोकसभा, वो जो हमारे करंट में लोकसभा चल रही है ये कौन से नंबर की लोकसभा है, तो ये 17 नंबर की लोकसभा है। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल पूछा गया था, तो ये होता फ्रांस का एक शहर है लियोन, तो लियोन बोलते हैं, लियोन नहीं होता, लियोन इसका नाम होता प्रोनाउंसिएशन, तो ये कहाँ पर आप लोगों का फ्रांस में स्थित है। अब मेजर हेडक्वार्टर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, जैसे रेड क्रॉस का जिनेवा में है, इंटरपोल का मैंने आप लोगों को बता दिया यहीं से पूछा गया था, फिर एडीबी का आप लोग का मनीला में, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फर्म का आप लोग ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, और नाटो का ब्रसल्स में, नाटो 4 अप्रैल 1949 को बना था, ये भी आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का द हैग नीदरलैंड में है, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में, सार्क का आप लोगों का काठमांडू में है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो नैरोबी में है 1972 में बना था ये, और गैट जो आप लोग का जेनेवा 1948 में बना था, इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ, तो ये जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये जेनेवा में है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट ये वाशिंगटन डीसी में है, अरब लीग का कायरा में है जो मिस्र की कैपिटल है। फिर काउंसिल ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंट, तो ये आप लोगों का याद नहीं रखना है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चिज ये जेनेवा में है। फिर आता है यूरोपियन एनर्जी कमीशन का जेनेवा में है। एटॉमिक ये अफ्रीकन इकोनॉमिक कमीशन का अदीस अबा में है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का जेनेवा में है। नेक्स्ट आता है आप लोग का UNHCR यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी जेनेवा में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी मोस्ट इंपोर्टेंट इसका वियना में है। उसके बाद आप लोग को याद रखना अंकटाड का यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो 1964 में बना था। रेबेका ग्रैन स्पैन इसकी हेड है, पहली फीमेल बनी है कोई, तो इसका जेनेवा में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मोस्ट इंपोर्टेंट इसका लंदन में है। उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का लौज़ाने में है। और उसके बाद याद रखना आप लोगों को चोगम कॉमनवेल्थ हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस, तो इसका स्ट्रोसबर्ग में है। फिर ओपेक का पूछते हैं, ये वियना में है। और उसके बाद OECD का भी पूछते हैं, ये आप लोग का पेरिस में है। और उसके बाद आप लोग को याद रखना कॉमनवेल्थ, तो ये कॉमनवेल्थ का आप लोगों का लंदन में है। फिर आता है आप लोगों का यूरोपियन पार्लियामेंट लग्जमबर्ग में है। और यूरोपियन रिसर्च स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका आप लोगों का फ्रांस के पेरिस में मिलेगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा में है। ये ऑर्गेनाइजेशन आप लोग की 1919 में फाउंड की गई थी। फिर आप लोग को याद रखना ऑर्गेनाइजेशन फॉर अफ्रीकन यूनिटी, तो ये आप लोगों का एडिस अबाबा में है। उसके बाद यूनेस्को का पेरिस में है। वर्ल्ड बैंक का आप लोग का वाशिंगटन में है। IMF का आप लोग का वाशिंगटन में है। और यूनाइटेड नेशन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का रोम में है। तो सारे हेडक्वार्टर भी मैं आप लोग को यहीं पर कवर करवा चुका हूँ, तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिरजू महाराज जो हैं ये किस डांस को परफॉर्म करते हैं, तो ये रिलेटेड है कथक। कल मैंने स्टैटिक जीके की क्लास ली थी, तो वहीं से ये क्वेश्चन आया आप लोगों का। स्टैटिक जीके वाली वो आधे घंटे की क्लास थी, 4-5 टॉपिक कवर करवाए थे। आज में जो रिमेनिंग 4-5 टॉपिक बच रहे हैं वो भी स्टैटिक जीके की 40 से 45 मिनट में कवर करवा दूंगा, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये था आप लोगों का क्लासिकल डांस रिलेटेड। अब यहाँ पर आप लोगों से क्या क्या पूछे जा सकते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कथक के आप लोगों को बिरजू महाराज याद रखना है, लच्छू महाराज आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद शंभू महाराज आप लोगों को याद रखना है। सितारा देवी भी पूछते हैं, तो ये 4 नाम आप लोगों को याद रखने हैं। कुचिपुड़ी में आप लोगों को मल्लिका साराभाई याद रखना है। उसके बाद आप लोगों को राजा रेड्डी याद रखना है, राधा रेड्डी याद रखना है। बस ये 3 नाम याद रखने हैं। भरतनाट्यम में आप लोग को रुक्मणी देवी याद रखना है, पद्मा सुब्रमण्यम याद रखना है। उसके बाद इसमें टी बाला सरस्वती भी याद रखना है, और यामिनी कृष्णमूर्ति याद रखना है। और ये यहाँ नाम याद रखना है आप लोग को भरतनाट्यम से। कथकली से आप लोगों से पूछा जाता है कि इसमें एक तो आप लोग याद रखिए कथकली से ये रामकुट्टी नायर याद रख लीजिए। ये आप लोग का किससे, कथकली से। ओडिसी से आप लोग को याद रखना झावेरी सिस्टर, तो झावेरी सिस्टर होंगी इसमें कहीं पे। तो एक तो सोनल मानसिंह याद रखना है, और कालूचरण मोहपात्रा ये भी पूछते हैं आप लोगों से। और गीता महालिक भी पूछते हैं। सुजाता मोहपात्रा आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और शोभा, हाँ ये आप लोग शोभना और शाहजहान ये भी याद रखिए। फिर मोहिनी अट्टम से आप लोग याद रखिएगा, सुनंदा नायर याद रखिएगा। और नेक्स्ट आप लोगों का गोपाल प्रसाद दुबे और कलम कादलम ये भी याद रखिएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा मोहिनी अट्टम से। मणिपुरी से आता है आप लोग का झावेरी बहन है, तो ये झावेरी सिस्टर मणिपुरी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप लोग का सत्तरिया से याद रखिएगा। तो ये सारे मैंने आप लोग को बता दिए कौन सा डांस कौन परफॉर्म करता है। आप लोग इसके पढ़कर जाइए कि जिनका भी एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में होगा। अदर नेम ऑफ द वाइट रिवॉल्यूशन, तो वाइट रिवॉल्यूशन का अदर नेम क्या था, तो ये ऑपरेशन फ्लड था जो 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 1970 में ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं इसको, वाइट रिवॉल्यूशन का अदर नेम। अब सारे रिवॉल्यूशन देख लेते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, ये फूड वाला है। वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ब्लू रिवॉल्यूशन आप लोगों का फिश जो मछली के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ब्राउन रिवॉल्यूशन आप लोगों का फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। सिल्वर रिवॉल्यूशन आप लोगों का एग के प्रोडक्शन को से रिलेटेड है। येलो रिवॉल्यूशन आप लोगों का ऑयल सीड प्रोडक्शन। कृष्णा क्रांति आप लोगों का बायोडीजल। और रेड रिवॉल्यूशन आप लोगों का टमाटो या फिर मीट प्रोडक्शन। पिंक रिवॉल्यूशन आप लोगों का लोबस्टर प्रोडक्शन। बादामी रिवॉल्यूशन आप लोगों का स्पाइस प्रोडक्शन मसाले वाला। और गोल्डन रिवॉल्यूशन आप लोगों का फ्रूट प्रोडक्शन।
और अमृत क्रांति आप लोगों का रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जैसे कि केन और बेतवा को जोड़ा जा रहा है 2 रिवर को, तो ये आप लोगों का अमृत वाला हो जाएगा। गोल्ड रिवोल्यूशन आप लोगों का आलू पोटैटो, और रेनबो रिवोल्यूशन आप लोगों का टू मॉनिटर ऑल द रिवोल्यूशन, इन जितने भी रिवोल्यूशन चल रहे हैं इनको मॉनिटर करने के लिए जो है वो आप लोगों का रेनबो रिवोल्यूशन है। तो सारे रिवोल्यूशन भी हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, प्रेसिडेंट आफ्टर द फखरुद्दीन अली, जो इमरजेंसी लगी थी उस समय कौन प्रेसिडेंट थे, तो यही थे फखरुद्दीन अली थे। तो उनके बाद प्रेसिडेंट पूछा था कि कौन थे, तो मैं सारे प्रेसिडेंट आप लोगों को कवर करवा देता हूँ। इसकी एक ट्रिक भी होती है, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, इस तरीके से आप लोग इस मिनेमिक्स को याद कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सिखाना है तो मैं आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, जैसे लिख भी देता हूँ, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। तो यहाँ से बन जाएगा आप लोग का राजेंद्र प्रसाद, राजू की राधा, दूसरे नंबर के सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो जाएंगे, और तीसरे नंबर के हो जाएंगे जाकिर हुसैन। तो ये देखिए जाकिर हुसैन, राजू की राधा, जाकर गिरी, तो वेंकट गिरी चौथे नंबर के हो जाएंगे, और फखरुद्दीन रेड्डी हो जाएंगे आप लोगों के, ये 2 तो एक्टिंग वाले थे, और ये फखरुद्दीन रेड्डी आप लोगों के साथ में हो जाएंगे फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। तो जेल के बाद आ जाएगा आप लोगों का नीलम संजीव रेड्डी। तो इस तरीके से आप लोग सारे जितने भी प्रेसिडेंट हैं मैंने आप लोगों को कवर करवा दिए। वेंकट गिरी है, फखरुद्दीन रेड्डी है जो 74 से 77 तक थे, उसके बाद ये एक्टिंग थे, बेडी जत्ती ये एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, फिर नीलम संजीव रेड्डी इसका उत्तर हो जाएगा, और ज्ञानी जैल सिंह 10 नंबर के थे। 11वें नंबर के आप लोगों के रामस्वामी वेंकट रमन थे, ये भी आप लोगों के एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, और शंकर दयाल शर्मा। सबसे आप लोग याद रखना है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये 11वें नंबर के प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद आप लोगों से जो करंट में द्रौपदी मुर्मू है, ये 15वें नंबर की प्रेसिडेंट है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, और ये BJP से बिलोंग करती है। कौन? द्रौपदी मुर्मू। इससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे जो 14 नंबर के प्रेसिडेंट थे। तो ये थे सारे प्रेसिडेंट जो मैं आप लोगों को कवर करवा चुका हूँ। प्रतिभा पाटिल से आप लोगों को पूछा जा सकता है, ये पहली 12वें नंबर के प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। APJ अब्दुल कलाम हम लोग देख चुके हैं, तो सारे प्रेसिडेंट भी यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। उसके बाद चलते हैं WTO। तो WTO कब बना था, तो ये बना था 1 जनवरी 1995 को। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जिसका नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो ये फुल फॉर्म होती है। ये WTO से पहले यही हुआ करता था, फिर इसको हटा करके 1995 में WTO बनाया गया था। ये भी पूछते हैं कि WTO से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी उसका नाम क्या था, तो वो GATT थी। अब इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं कौन सी कब बनी थी। यूनाइटेड नेशन 1945, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर। कंट्री कितनी इसमें 1993 है, 193 कंट्री है। फूड वाली का हमेशा इटली में मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। 1945 में ये बनी थी आप लोगों की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फिर ILO 1919 में, स्विट्जरलैंड 187 कंट्री। इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन 1947 में ये बना था, और कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO 1948, और UK में इसका हेडक्वार्टर लंदन में, और 174 इसमें कंट्री है। उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP 1965, और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, 170 इसमें कंट्री है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम 1972 में बना था, केन्या में इसका हेडक्वार्टर है, नैरोबी में। केन्या की जो कैपिटल है नैरोबी। फिर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये 1969 में बना था, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड UNICEF, तो इसका हेडक्वार्टर 1946 में न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है UNICEF, और यूनेस्को का पेरिस में है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का आप लोग का इटली में मिलेगा, और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का 1945 कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है। फिर यूनेस्को का पेरिस में 1945 में बना था आप लोग का यूनेस्को। फिर आप लोगों का UND वाला याद नहीं रखना है। फिर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का 1974 में ये बनी थी, और स्पेन के मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर है। यूनिवर्सल पोस्टल असिस्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1874 में बना था, और स्विट्जरलैंड के बर्न में इसका हेडक्वार्टर है। WHO कब बना था 1948, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। उसके बाद आता है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये 1950 में बना था, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO बोलते हैं, 1967 में बना था, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और ये आप लोग का WTO पूछा गया था, ये आप लोग का 1995 में बना था। और उसके बाद आता है इंटरनेशनल ट्रेड एंड सेंटर, तो ये 1964 में बना था, और इसका जेनेवा में हेडक्वार्टर है। OECD मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1961 में बना था OECD, और इसमें टोटल कंट्री 37 है, और फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर पेरिस में। तो ये भी हम लोग देख चुके हैं। बाकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 1957, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर, वियना में, कंट्रीज में 173 है। उसके बाद OPEC 1960 में बना था, वियना में इसका हेडक्वार्टर, 13 कंट्री OPEC में। ये पूछा जा सकता है कि OPEC में कितनी कंट्री हैं, तो 13। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन कब बना था, 1932 में बना था, इसमें लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, मेंबर कंट्रीज़ में
71 है। तो इसमें आप लोग इसे करेक्ट करिएगा, इसका आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में करंट में कितनी कंट्री है। अभी 2 कंट्री है कोई जो इसमें इंक्लूड की गई थी 2023 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल 161, इसमें 1961 में ये बना था, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। नाटो आप लोगों से पूछा गया था तो 1949 में बना था, हेडक्वार्टर इसका ब्रसल्स बेल्जियम में है। मेंबर कंट्री नाटो में 30 है। फिर आसियान आप लोगों को 1967 में बना था, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को इंडोनेशिया के जकार्ता में है। और कंट्री कितनी आसियान में 10। एपैक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1989 में बना था और सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है और टोटल कंट्री एपैक में 21 है। फिर आप लोगों का फीफा 1904 में बना था, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, टोटल मेंबर कंट्री इसमें 211 है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, 1913 में ये बना था, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है और इसमें जो टोटल कंट्रीज़ है वो 211 है। फिर AIIB ये चाइना का बैंक है, 2016 में बना था। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1996 में बना था, इसका हेडक्वार्टर चाइना में है और कंट्रीज में 9 है। अंकटाड हम लोग देख चुके हैं, 1964 में बना था, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी रेबेका ग्रेन स्पेन इसकी पहली फीमेल हेड है। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में बना था, फिलीपींस के मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, टोटल कंट्रीज में 68 है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक 1944, वाशिंगटन DC 189 कंट्री। IMF भी 1945, वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर, इसमें 190 कंट्री है। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945, द हैग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर, टोटल कंट्री 193। उसके बाद आता है आप लोगों का FATF 4 सेक्शन टास्क फोर्स, ये कब बना था 1989 में, फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर, टोटल कंट्रीज में 39 है। तो ये भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद 12th क्वेश्चन आता है 11th नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व, जो यूनेस्को की जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट आती है उसमें 11th नंबर का जो बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था वो कौन सा था, तो ये था कंचनजंगा। अब लोगों से पूछा जा सकता है कि यूनेस्को की जो प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व की जो लिस्ट है उसमें पहला कौन सा था, तो ये नीलगिरी था। और जो 11th नंबर का था कंचनजंगा था और 12 नंबर का आप लोगों का पन्ना था। पन्ना कहाँ से है, पन्ना आप लोगों का राजस्थान में है। तो ये 2020 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को मध्य प्रदेश का इसमें यूनेस्को में जगह दी गई थी। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये पूछ सकते हैं कि आप लोगों से कि भारत में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, तो वह आप लोगों के 18। आसियान का हेडक्वार्टर पूछा गया तो इंडोनेशिया के जकार्ता में है। विच गैस इज यूज टू प्रिजर्व द ऑयल, तो ये कौन सी होते हैं, हीलियम एंड नाइट्रोजन। ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ, तो ये किसका एलोट्रोप होता है, कार्बन का होता है। अब आप लोगों से कार्बन के कोई और एलोट्रोप पूछ सकता है, तो जैसे कि बक मिनिस्टर फुलरिन भी होता है, उसके बाद डायमंड भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है या फिर ग्रेफिन भी होता है। तो इनमें से कोई सा भी आप लोगों से पूछ सकता है जिनका भी एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हु स्टार्टेड द बारदोली सत्याग्रह, तो बारदोली सत्याग्रह को किसने स्टार्ट किया था, तो ये 1928 में स्टार्ट किया गया था बाय इंडिपेंडेंस स्ट्रगल लेड बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था फॉर द फार्मर ऑफ बारदोली। तो बारदोली के किसानों के लिए स्टार्ट किया गया था, अगेंस्ट द अनजस्ट रेजिंग ऑफ द टैक्सेस जो बढ़ गए थे उसके बेस पर स्टार्ट किया गया था। अब और देख लेते हैं बाकी। चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह मूवमेंट था, चंपारण बिहार से स्टार्ट किया गया था। ये भी किसानों का जो इंडिगो कल्टिवेशन था उसके अगेंस्ट था, 1917 में इसको स्टार्ट किया गया था। अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में और रोलेट सत्याग्रह 1919 में। ये आप लोगों के चारों महात्मा गांधी के मूवमेंट है जो स्टार्ट किए गए थे, इसी ऑर्डर में स्टार्ट हुए थे। यूनिवर्स एक्सपेंडिंग थ्योरी ये किसके द्वारा दी गई थी, तो एडविन हब्बल के द्वारा दी गई थी। इन्हीं के नाम पर एक टेलीस्कोप जो नासा ने लॉन्च की थी उसका नाम भी हब्बल टेलीस्कोप रखा गया है, तो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। आर्टिकल 51A इज रिलेटेड, तो ये किससे रिलेटेड है, तो द स्वर्ण सिंह कमेटी, ये भी पूछते हैं कि ये स्वर्ण सिंह कमेटी है किससे रिलेटेड है, तो ये आप लोगों की फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। तो इसने 1976 में रिकमेंड किया था कि फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए, द नेसेसिटी ऑफ विच वाज फेल्ट ड्यूरिंग द इंटरनेशनल इमरजेंसी, जो इमरजेंसी के टाइम पर महसूस या फेल्ट की गई थी। फिर क्या होता है, 42वां अमेंडमेंट होता है नेक्स्ट ईयर ही, 42वां अमेंडमेंट 1976 में होता है और 10 फंडामेंटल ड्यूटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता है। अगर आप लोगों से पूछे कि करंट में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो करंट में 11 है और जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वो 86 अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ था उसके द्वारा जुड़ी गई थी। तो टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है, 11 है। टोटल हाई कोर्ट इन इंडिया टोटल कितने, 25 हाई कोर्ट हैं। उसके बाद देख लेते हैं कौन सा हाई कोर्ट कब बना था। सबसे पहला हाई कोर्ट पूछे तो कोलकाता जो 1862 में बना था। उसके बाद बॉम्बे बना था, ये भी 1862 में बना था। उसके बाद चेन्नई बना था। तो ये इनका ऑर्डर आप लोगों से पहला पूछ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार ये किसके ज्यूरिसडिक्शन में आता है, तो ये कोलकाता हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। गोवा, दमन एंड दीव ये किसके ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, तो ये बॉम्बे वाले में आते हैं। पुडुचेरी पूछ सकते हैं, तो पुडुचेरी आप लोग का तमिलनाडु का जो ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट है चेन्नई वाला, मद्रास वाला, उसके अंडर में आता है।
फिर इलाहाबाद बनता है आप लोग का 1866 में, फिर कर्नाटक 1884 में बनता है। उसके बाद आप लोग को लेटेस्ट याद रखने हैं। लेटेस्ट आप लोग का 2000 में कौन सा बना था, छत्तीसगढ़ वाला बना था, बिलासपुर वाला, तो ये 2000 में बना था जब स्टेट बना था। उसके बाद 2019 में आप लोग का आंध्र प्रदेश वाला बना, तेलंगाना वाला बना। और 2013 में आप 13 में आप लोग के 3 बने थे। मेघमणि त्रि इसकी ट्रिक होती है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मेघमणि त्रि, ये 2013 में बने थे। और ये 2019 में बने आंध्र प्रदेश वाले को 2 अमरावती और इसकी कैपिटल हैदराबाद। आप लोगों से पूछा गया था कि सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये नागपुर में लोकेटेड है। तो अब मैं आप लोगों को सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट बता देता हूँ कि कौन कौन सा कहाँ पर है। जैसे एग्रीकल्चर वाला तो नई दिल्ली में है, और राइस वाला कटक में है, शुगर कैन वाला कोयम्बटूर में है, पोटैटो वाला आलू वाला शिमला में है, आलू पर जहाँ रिसर्च होती है। तंबाकू पर जहाँ रिसर्च होती है वो आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में है। और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। शुगर वाला कानपुर में है, और लाख वाला रांची में है। इसके ट्रिकल लाख रन बनाए, धोनी रांची से बिलोंग करता है, तो लाख पर जो रिसर्च होती है वो रांची में है। उसके बाद नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है, जो कल्पना चावला का शहर बोलते हैं जिसको। सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद में है। लेदर वाला चेन्नई में है, माइनिंग वाला धनबाद में है, और ड्रग वाला लखनऊ में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद मेट्रोलॉजिकल वाला पुणे दिल्ली में है। फिर रमन वाला बेंगलोर में है, और साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च CISR चंडीगढ़ में है। फिर आता आप लोगों का साल्ट लेक मैराइन रिसर्च कमी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भावनगर में है। आर्कियोलॉजिकल वाला कोलकाता में है। फिर सेंट्रल जूट वाला आप लोगों से पूछ सकते हैं, ये कोलकाता में है। कोकोनट वाला कासरगोड केरला में है। टेक्सटाइल रिसर्च वाला अहमदाबाद में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली में है। और नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी आप लोगों की बेंगलोर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी पणजी गोवा में है। जियोफिजिक्स वाला हैदराबाद में है, और पेट्रोलियम वाला देहरादून में है। फिर नेक्स्ट आता है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये रुड़की उत्तराखंड में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। और हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग में है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आप लोगों का लखनऊ में है। सेंट्रल फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट आप लोगों का मैसूर में है। चमड़े वाला भी मैसूर में था आप लोगों का। और सेंट्रल ग्लास वाला ये आप लोग कोलकाता में है। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में है। फिर सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आप लोगों का तमिलनाडु में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता। टॉक्सिकोलॉजी वाला लखनऊ में है। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला दुर्गापुर में है, पश्चिम बंगाल में। और सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये आप लोग का हैदराबाद में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आप लोग का तिरुवनंतपुरम में है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आप लोग का जादूगोड़ा में। तो ये भी मैंने सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट आप लोगों को यहीं पर कवर करवा दिए हैं। उसके बाद ये पूछा गया था आप लोग का जो सागरमाला प्रोजेक्ट है ये किससे रिलेटेड है, तो जो सागरमाला प्रोजेक्ट है इज एन इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द लॉजिस्टिक सेक्टर इन इंडिया। लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करने के लिए, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सागरमाला प्रोजेक्ट। और द नेक्स्ट आता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सागरमाला प्रोजेक्ट इट टू बूस्ट द इंडस्ट्रियल पोर्ट लीड ग्रोथमेंट इन इंडिया बाई कवरिंग द 75-17 किलोमीटर की जो हमारी कोस्ट लाइन है और टोटल कोस्ट लाइन हमारी 14,500 की है, उसको कवर करता है। उसके आसपास पोर्ट का डेवलपमेंट किया जाएगा। फिर पोर्ट से आप लोग का जो भी सामान वगैरह होगा उसको सेंट्रल भारत में ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो उसी के पर्पज़ से डेवलप किया जा रहा है। पोर्ट डेवलप किए जाएंगे, इसमें पोर्ट एंड वाटरवेज डेवलप किए जाएंगे, वर्ल्ड वाइड ट्रेड के लिए मेंटेन किया जाएगा। और तो ये था। बाकी अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इंडिया में मेजर पोर्ट कितने हैं, तो 13 पोर्ट्स हैं। विच डिड नॉट विन द ICC वर्ल्ड कप, तो आज तक किसी कौन सी कंट्री जिसने वर्ल्ड कप नहीं जीता है, तो ये आप लोग की न्यूजीलैंड है। चिल्का लेक कहाँ पर आप लोग की उड़ीसा में पड़ती है, और ये खारे पानी की लेक है चिल्का लेक। अब बाकी लेक देख लेते हैं। बेम्बानाड लेक आप लोग की केरला में है, चिल्का लेक उड़ीसा में है। फिर शिवाजी सागर लेक आप लोग की महाराष्ट्र में है। इंदिरा सागर लेक आप लोग की मध्य प्रदेश में। पेंगोंग लेक आप लोग की लद्दाख में है। पुलिकट लेक पूछते हैं आप लोग की आंध्र प्रदेश में है। सरदार सरोवर लेक गुजरात राजस्थान में है। और नागार्जुन सागर लेक मोस्ट इंपोर्टेंट है, तेलंगाना में है। लोकटक लेक आप लोग की मणिपुर में है। और वुलर लेक आप लोग की जम्मू कश्मीर में है। संगीत नाटक अकेडमी को कब फाउंड किया गया था, तो ये फाउंड की गई थी 1953 में। इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इसके फाउंडर कौन थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी। चेयरमैन इस समय कौन है, संध्या पुरेचा है। और हेडक्वार्टर कहाँ से इसका, नई दिल्ली में है। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है आप लोगों की संगीत नाटक अकेडमी। फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी आप लोगों से पूछा गया था, तो ये कौन थे, तंजावुर इसकी कैपिटल थी। और फाउंडर थे इसके विजययाल्ला, और ये चोला अम्पायर था। तो ये था आप लोगों का फाउंडर से रिलेटेड। तो फाउंडर से रिलेटेड मैं आप लोग को ऊपर करा चुका हूँ। तो टोटल जो क्वेश्चन मुझे मिले हैं 25 मिले हैं। 5 क्वेश्चन मुझे नहीं मिले हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट कर दीजिएगा किसी भी कैंडिडेट को अगर याद है कि सर 5 क्वेश्चन ये पूछे गए थे।
जिससे जब मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवाऊंगा तो 30 क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों को। अगर आप लोगों को लगता है इनमें से किसी भी क्वेश्चन में एरर है या लगता है सर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे पूछा गया था, तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर दीजिएगा। अब देख लेते हैं कंप्यूटर की एनालिसिस। कंप्यूटर में जो आज का जो लेवल रहा है थोड़ा सा मॉडरेट रहा है 18 के हिसाब से देखा जाए तो। एक क्वेश्चन पूछा गया था 1 KB 1 MB 1 TB करके 4 दे रखे थे, सबको क्या करना था आप लोगों को बाइट में कन्वर्ट करके अरेंज करना था। दूसरा ये आप लोगों का मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर हेक्साडेसिमल वाले 4 दे रखे थे, उनको डेसिमल वैल्यू को निकाल करके अरेंज करना था, ये आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन था। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था वेब लेआउट के बारे में, और रीड व्यू क्या होता है और प्रिंट लेआउट होता है, इनकी डेफिनेशन को मैच ऑफ द फॉलोइंग करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 था आप लोगों का मेमोरी कौन सी फास्ट होती है, तो कैच मेमोरी सबसे फास्ट होती है, तो इनको अरेंज करना था। ये क्वेश्चन आप लोगों का 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 था आप लोगों का फ़ॉन्ट के फोल्डर में क्या नहीं होता है, तो ये आप लोग को बताना था। फ़ॉन्ट स्पेस, इंडेंट, फ़ॉन्ट कलर और फ़ॉन्ट स्टाइल, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। और बाई यूज कैप्चा ये क्वेश्चन नंबर 6 था। तो ये क्वेश्चन नंबर आप लोग के 4-5 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के मुझे मिले हैं, इनमें से अगर 3-4 क्वेश्चन है जो आप लोगों को याद हो किसी को भी कैंडिडेट को, वो कमेंट कर दीजिएगा। कंप्यूटर के भी मैं आप लोगों को टोटल 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूँगा। बाकी कंप्यूटर की मैराथन मेरे द्वारा ली गई थी, आप लोगों ने देखी होगी, तो आप लोग अच्छा करके आए होंगे। और जो भी कैंडिडेट चाहते हैं कि कंप्यूटर के नोट्स दे दीजिए, तो नोट्स के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 7409781828। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आप लोगों को कंप्यूटर के नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और इसकी PDF आप लोगों को मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आई होप आप लोगों को इस शिफ्ट की एनालिसिस पसंद आई होगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि अपकमिंग शिफ्ट जो नेक्स्ट शिफ्ट होगी आप लोगों की सेकंड शिफ्ट, उसकी भी एनालिसिस इसी तरीके से की जाए, तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो अगर हाई स्ट्रीट चैनल की ओर से की गई एनालिसिस पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। जैसे ही एनटीए की ओर से कोई भी अपडेट आती रहेगी उसकी जानकारी आप लोगों को हाई स्ट्रीट चैनल से मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। दिन कंडक्ट करवाया जाएगा 18, 21, 22 एंड 23 अगस्त को। पर डे इसमें 2 शिफ्ट हो रही है। टोटल जो शिफ्ट होंगे आप लोगों की 8 शिफ्टों में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसकी जो आज 21 अगस्त की पहली शिफ्ट तो कंप्लीट हो चुकी थी, उसकी कंप्लीट एनालिसिस एंड सेपरेट जीके की 30 क्वेश्चन की एनालिसिस ऑलरेडी मेरे द्वारा कर दी गई थी। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। उसके बाद इसकी जो सेकंड शिफ्ट है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग जो सेकंड शिफ्ट है उसकी एनालिसिस करने वाले हैं। जीके के 30 क्वेश्चन एंड कंप्यूटर के जो भी 10 क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। जो भी क्वेश्चन आए हैं उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, जिससे जो भी कैंडिडेट है जिनका एग्ज़ाम अपकमिंग शिफ्ट में होगा उनको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। बाकी सबसे पहले आप लोगों को पता ही है पेपर का लेवल मॉडरेट आ रहा है, इजी नहीं है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। कंप्यूटर का सेक्शन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ रहा है। फिर रीजनिंग भी अच्छी खासी आ रही है। आप लोग की इंग्लिश है वो डुएबल है और मैथमेटिक्स भी डुएबल है। और जो जीके के 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का, ये एशियन हॉकी चैम्पियनशिप 2023, जो एशियन हॉकी चैम्पियनशिप 2023 है, इसका वेन्यू पूछा गया था कि कहाँ पर हुई है। तो एक तो ध्यान रखना है, इसका 17th एडिशन था, 17वां एडिशन था ऑफ द एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी हॉकी वाज हेल्ड इन चेन्नई फ्रॉम 3 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त के बीच ये चैम्पियनशिप हेल्ड हुई थी चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। और इसको किसने जीता? इंडिया ने टाइटल आफ्टर द डिफीटिंग मलेशिया। तो इसको मलेशिया को हराकर इंडिया ने इसका टाइटल जीता है। अब इससे रिलेटेड आप लोगों की और कौन कौन सी जो ट्रॉफी है स्पोर्ट करंट अफेयर से रिलेटेड जो लास्ट के 6 महीने में आप लोगों से पूछी जा सकती है, मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि टाटा का जो इंडियन प्रीमियर लीग था इसका 16वां सेशन हुआ था 2023 में। इसका विनर कौन था? तो CSK चेन्नई सुपर किंग इसका विनर है। और ये कहाँ पर हेल्ड हुआ था? ये गुजरात में हुआ था। उसके बाद चलते नेक्स्ट, 3rd एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसके विनर कौन है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है वुमेन जूनियर एशिया कप 2023 हॉकी विनर। तो इसका विनर कौन है? तो इंडियन वुमेन हॉकी टीम इसकी विनर है। और ये कहाँ पर हेल्ड हुआ था? ये जापान में हुआ था। नेक्स्ट आता है आप लोग का स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023, इसको किसने जीता? इजिप्ट ने जीता है। वेन्यू क्या था इसका? चेन्नई इंडिया था। उसके बाद 2023 का बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप विनर कौन है इसका? चिराग शेट्टी एंड सात्विक सिराज रंकिरा रेड्डी। तो ये आप लोगों का डबल्स विनर है। और इसका वेन्यू क्या था इसका? UAE यूनाइटेड एमिरेट्स में ये हेल्ड हुई थी। फिर संतोष ट्रॉफी आप लोग को याद रखनी है, किसने जीती? कर्नाटका ने। और वेन्यू क्या था इसका? सऊदी अरेबिया। फिर एक आप लोगों को ईरानी कप भी पूछा जाता है कि इसका ईरानी कप जो फाइनल हुआ था इसका विनर कौन है? तो रेस्ट ऑफ इंडिया इसका विनर है ईरानी कप का।
फील्ड वुमेन प्रीमियर्स लीग 2023 ये पहली हुई थी, तो इसको किसने जीता है? मुंबई इंडियन ने जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 इसके विनर कौन है? महाराष्ट्र है। और ये कहाँ पर हुए थे? ये उड़ीसा में हुए थे। नेक्स्ट रणजी ट्रॉफी आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो इसका विनर कौन था? सौराष्ट्र। 13th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप 2023, तो इसको किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने। वेन्यू क्या था इसका? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैम्पियनशिप 2023 का विनर कौन है? तो कोनेरू हम्पी है। तो ये थी लास्ट 6 महीने की इंपॉर्टेंट ट्रॉफी जो पूछी गई थी। मैंने आप लोगों के यहाँ पर सारी की सारी रिवाइज करवा दी है, लास्ट के 6 महीने की है। कोई ना कोई ट्रॉफी आप लोगों से अपकमिंग शिफ्ट में ज़रूर पूछी जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो इसमें आप लोग का मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। जो संविधान के हमारे पॉलिटी में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट आप लोगों को मैच ऑफ द फॉलोइंग करने थे। ये मैंने आप लोगों को पहले दिन के एनालिसिस में रिवाइज करवाए थे, फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट्स हैं, बात करें टोटल पार्ट्स कितने, तो 22 पार्ट है। अगर आप लोगों के ऑप्शन में 22 रहा तो 22 सही होगा, ऑप्शन में 25 रहा तो 25 भी सही होगा। 3 अमेंडमेंट करके जोड़े गए थे। तो एक एक करके सारे पार्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट था आप लोग का पार्ट 1, आर्टिकल आएंगे इसमें 1 से 4 के तक, और इसमें क्या बात की गई है? तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। पार्ट 2 आप लोगों का सिटीजनशिप आता है। सिटीजनशिप हमने ब्रिटेन से ले रखी है, आर्टिकल 5 से 11 आ जाएंगे। पार्ट 3 हमने 12 से 35 आता है, और फंडामेंटल राइट आते हैं जो हमने यूएसए से बोरो किए हैं। पार्ट 4 में आप लोगों की 36 से 51 आर्टिकल आते हैं, और डीपीएसपी आती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, और ये हमने किससे? आयरलैंड से बोरो किए हैं, ये भी याद रखिएगा। पार्ट 4A और आर्टिकल 51A इसमें आती है फंडामेंटल ड्यूटी। टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटी? 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत जोड़ी गई थी। फिर एक फंडामेंटल ड्यूटी 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत जोड़ी गई थी। उसके बाद पार्ट 5 में आते हैं आप लोग को यूनियन के बारे में 52 से 151। पार्ट 6 में आप लोगों का स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आता है। पार्ट 7 को रिपेल कर दिया गया था। पार्ट 8 में आप लोग का यूनियन टेरिटरी के बारे में आता है। पार्ट 9 में आप लोग का पंचायत, और पार्ट 9A में आप लोगों की म्यूनसिपलिटीज़। पार्ट 10 में आता है आप लोग का शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल एरियाज़। पार्ट 11 में आता है आप लोग का फाइनेंस एंड पार्ट 11 में आता है आप लोग का रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। पार्ट 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आती है। पार्ट 13 में आप लोग का ट्रेड याद रखिएगा। पार्ट 14A में आप लोग के ट्राइब्यूनल्स आते हैं। पार्ट 15 में आप लोग का इलेक्शन आता है। पार्ट 16 में आप लोग का स्पेशल प्रोविज़न फॉर SC ST एंड एंग्लो इंडियंस। और पार्ट 17 में आप लोगों का क्या आती है? ऑफिशियल लैंग्वेज आती है। पार्ट 18 में आप लोगों की इमरजेंसी आती है। और पार्ट 19 आप लोग को याद नहीं रखना है। पार्ट 20 में आप लोगों का संविधान संशोधन अमेंडमेंट आते हैं, 368 आर्टिकल है। तो जो मैंने पार्ट्स बताए बस यही आप लोग को याद रखने हैं। इन्हीं में से आप लोगों का जो भी पार्ट्स आएगा वो फंस जाएगा। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि मणिपुर का जो स्टेटहुड डे होता है वो कब होता है। पहले दिन भी मैंने हर एक स्टेट के स्टेट डे आप लोगों को करवा दिए थे, फिर से आप लोगों का ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो हम लोग फिर से आप लोगों के जितने भी स्टेट है सबके स्टेटहुड डे देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश कब बना था? 20 फरवरी 1987 को। असम कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद उड़ीसा बना था आप लोगों का 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल डे। फिर उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना था। फिर उसके बाद कर्नाटका कब बना था? 1 नवंबर 1956। गुजरात 1 मई 1960। गोवा 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना था। तो झारखंड है, ये भी आप लोगों से पूछा गया था। झारखंड का फाउंडेशन डे तो ये होता है 15 नवंबर, जो बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी होती है 2000 में। तमिलनाडु 1 नवंबर 1956। तेलंगाना 2 जून 2014 को। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को। और नागालैंड बना था आप लोगों का 1 दिसंबर 1963 को। पंजाब 1 नवंबर 1966। हरियाणा भी 1 नवंबर 1966। पंजाब पश्चिम बंगाल आप लोग का 26 जनवरी 1950। बिहार बना था आप लोग का 22 मार्च 1912 को। मणिपुर का आप लोगों से पूछा गया था 21 जनवरी 1972। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों सेम डे बनते हैं 1 मई 1960 में। मिजोरम 20 फरवरी 1987 को। फिर आप लोग का मेघालय बनता है 21 जनवरी 1972। राजस्थान 30 मार्च 1949। सिक्किम बनता है आप लोगों का 16 मई 1975 को। ये भी आप लोगों का पूछा जा चुका है, सिक्किम भी। हरियाणा बता चुका हूँ। हिमाचल प्रदेश बनता है आप लोगों का 25 जनवरी 1971 को। तो जितने भी स्टेट थे सबके हमने फाउंडेशन डे कर लिए हैं यहीं पर रिवाइज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो पार्लियामेंट होती है वो किस किस से मिलकर बनी होती है। तो ये बनी होती है 3 चीज़ों से मिलकर, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये होती है आप लोगों की पार्लियामेंट। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था कि विंबलडन जो विनर है 2023 का, इसका विनर कौन है। तो ये कार्लोस अल्काराज।
अब मैं आप लोगों को 2023 के जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं सारे के सारे रिवाइज़ करवा देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों का इसी ऑर्डर में होते हैं, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और ये कब स्टार्ट हुआ था, 1905 में हुआ था। और ये किस टाइप के कोर्ट पर खेला जाता है, तो ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और मेंस का जो सिंगल विनर है इसका नोवाक जोकोविच है। और आपको रनर अप याद नहीं रखना, बस विनर याद रखिएगा आप लोग। और बात करें वुमेंस का विनर कौन है इसमें, तो ये आप लोगों का आर्यना सबालेंका, ये बेलारूस की है। अब चलते नेक्स्ट ग्रैंड स्लैम, ये फ्रेंच ओपन होता है जो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। इसमें आप लोगों को मेंस का जो सिंगल विनर है ये याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच। और वुमेन का कौन है, इगा स्विएटेक, पोलैंड की है। आपको कंट्री भी याद रखनी है, वो भी पूछी जाती है। फिर अभी जो लेटेस्ट हुआ विंबलडन हुआ है, ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है जो 1877 में स्टार्ट हुआ था। इसकी सरफेस रहेगी ग्रास कोर्ट पर, ये खेला जाता है। और जो मेंस का जो सिंगल का टाइटल है किसने जीता, कार्लोस अल्काराज ने जीता है। और वुमेन का जो जीता है इसमें मार्केटा वोंडारोसोवा ने, जो पोलैंड की खिलाड़ी है, उसने जीता है। तो 3 ग्रैंड स्लैम अभी तक हो चुके हैं, तीनों के विनर मैंने आप लोग को बता दिए हैं। आप लोगों को विनर याद रखने होते हैं, मैन का भी और वुमेन का भी, किस सरफेस पर खेला जाता है ये भी, और किस ऑर्डर में खेले जाते हैं ये भी। अभी जो लास्ट ओपन होगा यूएसए ओपन होगा, जो अभी नहीं हुआ है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का स्टेट बर्ड नहीं पूछा गया था, एनिमल पूछा गया था कि यूपी का स्टेट एनिमल कौन सा होता है। तो मैं आप लोगों को सारे के सारे यहीं पर रिवाइज़ करवा देता हूँ। आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल ब्लैक बक, अरुणाचल प्रदेश का मिथुन, असम का क्या होता है, इंडियन वन हॉर्न राइनो होता है, बिहार का आप लोग का गौर होता है, छत्तीसगढ़ का आप लोग का वाइल्ड बफेलो, गोवा का भी गौर, गुजरात का एशियाटिक लाइन, हरियाणा का ब्लैक बक, हिमाचल प्रदेश का स्लोन लियोपर्ड और झारखंड का आप लोग का होता है एलिफेंट। कर्नाटक का भी आप लोगों का एलिफेंट होता है, केरला का भी एलिफेंट होता है, स्वाम्प डियर मध्य प्रदेश का होता है, जायंट स्क्वायरल आप लोग का महाराष्ट्र का होता है, सांगाई आप लोग का मणिपुर का होता है। और मेघालय का जो होता है आप लोग का ये होता है क्लाउडेड लियोपर्ड, मिजोरम का आप लोग का सेरो होता है, मिथुन आप लोग का नागालैंड का होता है, उड़ीसा का आप लोग का सांबर डियर होता है। उसके बाद पंजाब का होता है आप लोग का ब्लैक बक, राजस्थान का आप लोग का चिंकारा, सिक्किम का रेड पांडा, तमिलनाडु का नीलगिरी ताहिर, तेलंगाना का आप लोग का स्पॉटेड डियर और त्रिपुरा का होता है आप लोगों का फायर लंगूर। उसके बाद उत्तराखंड का होता है आप लोगों का मस्क डियर और उत्तर प्रदेश का आप लोगों से पूछा गया था स्वाम्प डियर या फिर बारासिंगा और वेस्ट बंगाल का होता है आप लोगों का फिशिंग कैट। तो सारे स्टेट के मैंने आप लोगों को एनिमल भी करवा दिए हैं। हाउ मैनी पद्मा अवार्ड गिवन इन 2023, तो टोटल 106 हैं। इसमें आप लोग को याद रखना है कि पद्म जो विभूषण है ये भारत रत्न के बाद सेकंड हाईएस्ट अवार्ड होता है। और ये टोटल कितने लोगों को दिया गया है 2023 में, उनके नाम देख लेते हैं। यहाँ पर नाम, यहाँ पर फील्ड और यहाँ पर वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, किस स्टेट को। श्री बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्चर, ये गुजरात स्टेट से बिलोंग करते हैं। सेकंड बात है दिलीप महालनोबिस, मेडिसिन के क्षेत्र में वेस्ट बंगाल। और मुलायम सिंह यादव पब्लिक अफेयर उत्तर प्रदेश के, ये सीएम रह चुके हैं। 4th नंबर पर आता है जाकिर हुसैन आर्ट महाराष्ट्र और श्री एस.एम. कृष्णा पब्लिक अफेयर कर्नाटका और श्री निवास वर्धमान ये आप लोग के साइंस एंड टेक में यूएसए के। फिर आप लोग याद रखिएगा पद्म भूषण ये 3rd हाईएस्ट अवार्ड होता है। इसमें भी ये आप लोग का 5 लोगों को दिया गया, उनके 7 लोग हैं, 8 9 तो 9 लोगों के नाम, उनकी कैटेगरी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। तो ये मैंने आप लोग को डेज़ वाली जो स्टैटिक जीके कराई थी आधे घंटे में, वहाँ पर भी मैंने हर एक महीने के जो डेज़ होते हैं इंपॉर्टेंट वो कवर करवा दिए हैं। यही मैंने आप लोग को वहाँ पर भी कवर करवाया था, फिर से कवर करवा देता हूँ। और मैं आप लोग को फरवरी के कवर करवा देता हूँ। 1 फरवरी को होता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, 2 फरवरी को होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 4 फरवरी को होता है वर्ल्ड कैंसर डे, 4 फरवरी को ही होता है नेशनल डे फॉर श्रीलंका। और 5 फरवरी टू 13 फरवरी होता है क्या, काला घोड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है। फरवरी से लेकर के 13 फरवरी के बीच काला घोड़ा फेस्टिवल। और 6 फरवरी को होता है आप लोग का इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। 6 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी के बीच क्या होता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक होता है। 8 फरवरी को होता है आप लोगों का सेफर इंटरनेट डे। उसके बाद 10 फरवरी को होता है आप लोगों का वर्ल्ड पल्सिस डे, दाल दिवस होता है। और नेशनल डिवॉर्मिंग डे भी होता है। 11 फरवरी को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस और वर्ल्ड डे ऑफ सिक भी होता है आप लोग का 11 फरवरी को। 12 फरवरी को होता है डार्विन डे। 12 फरवरी को आप लोग का एक डे और होता है अब्राहम लिंकन बर्थडे भी होता है 12 फरवरी को। 12 फरवरी को ही होता है आप लोगों का नेशनल प्रोडक्टिविटी डे भी, कब होता है 12 फरवरी को ही। फिर नेक्स्ट होता है 13 फरवरी को होता है वर्ल्ड रेडियो डे।
13 फरवरी को एक डे और होता है सरोजिनी नायडू की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है। 14 फरवरी को होता है वैलेंटाइन डे, हर कोई जानता है। उसके बाद 18 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी के बीच होता है ताज महोत्सव। और 20 फरवरी को होता है आप लोग का अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम का फाउंडेशन डे। 20 फरवरी को होता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, ये आप लोग का पूछा गया था। और 21 फरवरी को होता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये 21 फरवरी वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 22 फरवरी को होता है आप लोग का वर्ल्ड थिंकिंग डे। 24 फरवरी को क्या होता है आप लोग का सेंट्रल एक्साइज डे। 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे। और 28 फरवरी को होता है रेयर डिसीज डे। तो फरवरी के जितने भी डिसीज थे, जितने भी डेज थे, वो मैंने सारे आप लोगों को कवर करवा दिए हैं यहीं पर। फिर आता है पोल्यूशन इंडिकेटर प्लांट कौन सा होता है, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 पोल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय ए प्लांट कॉल्ड एज द लाइकेन। तो ये लाइकेन के सेंसिटिव होते हैं सल्फर के प्रोडक्ट, सल्फर के पोल्यूशन के अगेंस्ट। तो और लाइकेन क्या होते हैं, ये सिम्बायोटिक रिलेशन होता है एल्गी एंड फंगस का। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, व्हाट इज ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस क्या होता है, तो ओस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए सोल्यूशन विद हाई कंसनट्रेशन टू द सोल्यूशन विद ए लोअर कंसनट्रेशन। तो ये वाटर का मूवमेंट होता है हाई कंसनट्रेशन से लेकर के लोअर कंसनट्रेशन की साइड थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं ओस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, इंटरनेशनल हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का वेन्यू क्या था, तो इसको देख लेते हैं। ये आप लोगों का जो द 2023 टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन भुवनेश्वर, तो ये उड़ीसा में हुआ था और जर्मनी ने किसको, बेल्जियम को हराकर जीता है इसको। और ये टूर्नामेंट कब स्टार्ट हुआ था, ये आप लोगों का 1971 में स्टार्ट हुआ था और पाकिस्तान ने इसको सबसे ज़्यादा बार जीता है, 4 बार। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हु प्रेजेंटेड, हाँ तो ये किसने इसको प्रेजेंट किया था, इसको किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का, जो बाद में जाकर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रीएम्बल प्रस्तावना बनता है। क्या बनता है, प्रीएम्बल बनता है बाद में जाकर के वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, वही बाद में जाकर के क्या बनता है, हमारा प्रीएम्बल बनता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था झारखंड का फाउंडेशन डे, तो ये होता है 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर को ही क्यों होता है, क्योंकि इस दिन होती है जो हमारे बिरसा मुंडा जी थे उनका बर्थ एनिवर्सरी होती है। अब आता है आप लोग का शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंडिया में उसको क्या बोलते हैं, तो मैं आप लोग को सारे कल्टीवेशन करवा देता हूँ। किस कंट्री में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बुलाया जाता है, चेना बोलते हैं श्रीलंका में, लादेंग बोलते हैं आप लोग का जावा एंड इंडोनेशिया में, झूम बोलते हैं आप लोग के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमारे यहाँ, और पोदू बोलते हैं आप लोग का आंध्र प्रदेश में, मिलिया बोलते हैं आप लोग के मैक्सिको में, और कोनुकू बोलते हैं आप लोग के वेनेजुएला में। फिर आप लोग का रोका बोलते हैं ब्राज़ील में, और मिल या आप लोग का मिल्पा बोलते हैं आप लोग के ग्वाटेमाला में। उसके बाद इंडिया में देख लेते हैं, झूम बोलते हैं असम में, फिर आप लोग का पूनम बोलते हैं केरला में, पोद्यू बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, और बीवर या फिर माशन या फिर पेंदा या बियरा ये बोलते हैं आप लोगों के मध्य प्रदेश में। तो जहाँ जहाँ झूम कल्टीवेशन होता है सबके नाम अलग अलग होते हैं। व्हाट इज़ द रिवर्स रेपो रेट, तो ये क्वेश्चन आया था आप लोग का, RRR क्या होता है, तो जो रिवर्स रेपो रेट होता है एट विच द जो सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, जैसे कि हमारा क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये मनी को बोरो करता है किससे, जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं, तो जिस रेट पर बोरो करता है उसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है ये क्या होती है, जो हमारी महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए RBI के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी जारी की जाती है। RBI का गवर्नर जो है हमारे 25वें नंबर के शक्तिकांत दास, वो इसको जारी करते हैं। अब महंगाई को कंट्रोल करने के 2-3 तरीके होते हैं, एक होता है आप लोग का क्वालिटेटिव टूल्स और होता है क्वांटिटेटिव टूल्स। जो क्वांटिटेटिव टूल्स है इसी में से इसके जो दो टाइप के होते हैं, एक तो डायरेक्ट होता है CRR, तो आप लोगों से CRR भी पूछा गया था, तो ये क्या एक तरीके का क्वांटिटेटिव टूल है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। SLR भी होता है और दूसरा होता है आप लोग का रीफाइनेंस फैसिलिटी। और इनडायरेक्ट क्या होते हैं आप लोग का, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, बैंक रेट, MSP हो गया और बेस रेट हो गया। इनमें चेंजेस करके आप लोगों के महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। आप लोग रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या डिफरेंस होता है ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ईजी है, जैसे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, व्हाट इज़ द SDG 17, तो ये आप लोग का मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। SDG एक साइड आप लोग को SDG दे रखे थे और एक साइड दे रखा था कि उसमें क्या मेंशन है। तो मैंने आप लोगों के लिए 17 SDG है, टोटल कितने SDG हैं, 17 हैं, जो 2030 तक हमें कवर करने हैं, पूरे करने हैं इनका टारगेट। जैसे कि पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है हमारा, नो पॉवर्टी, दूसरा क्या जीरो हंगर,
तीसरा क्या है गुड हेल्थ, और चौथा क्या आप लोगों का क्वालिटी एजुकेशन। तो इस तरीके से आप लोगों को 4 दे रखे थे, वो आप लोगों को मैच करने थे। तो आप लोग सारे पढ़ कर जाइएगा। कोई भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग भी करवा लेगा या टारगेट भी पूछ लेगा कि इनको कब तक पूरा करना है, अचीव करना है। उसके बाद आप लोग का बॉम्बे प्लान वाज रिलेटेड। तो जो बॉम्बे प्लान था ये किससे रिलेटेड था? तो द बॉम्बे प्लान वाज द इकोनॉमिक प्लान फॉर इंडिया प्रपोज बाय द ग्रुप ऑफ आर्ट इंडस्ट्रियलिस्ट। तो जो आर्ट इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके द्वारा एक प्लान है जो प्रपोज किया गया था फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसके लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, जो कब प्रपोज किया गया था 1944 में। अब क्या क्या आप लोगों से और पूछा जा सकता है कि पहला अटैम्प्ट टू इनिशिएट द इकोनॉमिक प्लानिंग वो क्या था? ये था आप लोगों का जो 1934 में किसके द्वारा? एम विश्वेश्वरैया के द्वारा प्रेजेंट किया गया था, कि उनकी जो बुक थी प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बुक भी पूछी जाती है। ये बुक किसकी है? तो ये एम विश्वेश्वरैया की है। फिर 1933 में नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया जाता है, सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इसके 1 साल बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है और ये फिर फेल्ड हो जाता है। 1944 में आता है आप लोग का बॉम्बे प्लान, हम देख चुके हैं। उसके बाद 1945 में आता है पीपल्स प्लान वाज गिवन इन एम एन रॉय। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? एम एन रॉय के द्वारा दिया गया था। इनमें से आप लोग को मैच ऑफ द फॉलोइंग करवा सकता है आप लोगों का, जिनका भी एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में होगा। 1950 में आता है आप लोग का सर्वोदय प्लान, जो किसके द्वारा दिया गया था? जेपी के द्वारा दिया गया था। ये भी आप लोग का क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ चुका है पहले दिन। उसके बाद द प्लानिंग कमीशन बनता है जो 15 मार्च 1950 को बनता है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, व्हाट इज़ द ट्रक फार्मिंग। तो ट्रक फार्मिंग क्या है? तो एक तरह की फार्मिंग होती है, जैसे हमारा सिटी होती है, शहर होता है, शहर से कुछ दूरी पर लगभग मानकर चलिए 40-50 किलोमीटर की दूरी पर जो किसान खेती करते हैं स्पेशल पर्पज़ फॉर वेजिटेबल, तो उसको बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक रात तक ट्रक के द्वारा जो भी सब्ज़ी उगाई जाती है गाँव में, उसको एक रात में शहर में पहुँचाया जा सकता है एक रात के अंदर। तो वो ट्रक है वो डिस्टेंस को ट्रेवल करके एक रात में सिटी में पहुंच जाता है, जहां पर उसकी जो डिमांड है वो फुलफिल की जाती है, सिटी की जो वेजिटेबल की डिमांड होती है। और ये इसको जो फार्मर प्रोड्यूस करते हैं, तो इसी को बोलते हैं आप लोग ट्रक फार्मिंग, क्योंकि ट्रक से एक डायरेक्टली लिंक है। नेक्स्ट आप लोग का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में आप लोगों को बताना था। तो एक तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखनी है। इसका एज ग्रुप होता है 18 से 50 और ये 9 मई 2015 को लॉन्च की गई थी। और इसमें 2 लाख का डेथ कवर दिया जाता है, लाइफ कवर। और प्रीमियम इसका चेंज हो चुका है, 436 पर एनएम इसका प्रीमियम है। उसके बाद इस स्कीम को कौन स्पॉन्सर कर रहा है? तो ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको चला रहा है। फिर आप लोगों को दिया गया था इकोनॉमिक्स लाइन दे रखी थी जेम केन्स की एंड एडम स्मिथ की। ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये 20 क्वेश्चन है किस तरीके से पूछा गया था, जिन भी कैंडिडेट का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का 21वां डिसीज़ रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी थी आप लोग की, वायरस की डिसीज़ थी और बैक्टीरिया की थी। आपको मैच करने था कि इनमें से कौन सी डिसीज़ वायरस से नहीं होती है। इसका करेक्ट उत्तर था आप लोग का कैंसर। तो मैंने आप लोगों के लिए सारे डिसीज़ लिख दिए यहीं पर। बैक्टीरियल डिसीज़ कौन कौन सी होती है, जैसे डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, कोलरा एंड टाइफाइड। फिर वायरल डिसीज़ लिख दी मैंने, कॉमन कोल्ड, मम्प्स, मीजल्स, वायरल हेपेटाइटिस, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स एंड पोलियो मेलाइटिस। तो ये भी सारी मैंने वायरस वाली भी इधर साइड लिख दिए। फंगल डिसीज़ भी एक जगह लिख दी है। प्रोटोजोआ मलेरिया से होता है, ये भी याद रखिए। कालाजार, स्लिपिंग और ये मलेरिया, ये सब किससे होती है? प्रोटोजोआ डिसीज़ होती है। और हेलमेंथेड डिसीज़ भी मैंने आप लोगों को लिख दिया। तो सारे आप लोग रिवाइज करके जाइएगा, जिनका भी एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में होगा। डिसीज़ वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले दिन भी पूछा गया था दोनों शिफ्टों में और आज भी पूछा गया सेकंड शिफ्ट में। तो कल जिनका एग्जाम है उनसे भी पूछा जाएगा। उसके बाद आता है 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है? तो ये होता है 1 × 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है और ये आप लोगों की डिस्टेंस की यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो होती है, ये ट्रॉफी होती है, तो यही पूछा गया था कि ये जो प्लेयर थे ये किस कंट्री को बिलोंग करते थे। तो द सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी है, ये किसके द्वारा? क्रिकेट ट्रॉफी होती है एक, जो आईसीसी के द्वारा दिया जाते हैं। बेस्ट प्लेयर एक साल में कौन रहा है? तो इंडिया में सबसे पहले इस ट्रॉफी को 2004 में किसको दिया गया था? राहुल द्रविड़ को दिया गया था। और ये कौन थे? द इज़ नेम आफ्टर द फॉर्मर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट कैप्टन के नाम पर इसका नाम रखा गया, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, जो आईसीसी देता है। तो ये थे आप लोग के 23 क्वेश्चन मुझे मिले हैं। बाकी जो क्वेश्चन मुझे नहीं मिले हैं आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन मुझे 30 क्वेश्चन जैसे मेरे पास कलेक्ट हो जाएंगे मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ को शेयर कर दूंगा। उसके बाद देख लेते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर बहुत ही डिफ़िकल्ट आ रहा है, सबसे डिफ़िकल्ट सेक्शन आ रहा है। मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं।
और आप लोग के लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन तो नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि लेंथी है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, स्टेटमेंट बेस्ड है, तो क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को टॉपिक बता देता हूँ कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। कैच मेमोरी से क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी था, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। मॉड्यूलेटर का यूज क्या होता है ये पूछा गया है। फिर आता है लोगों का नंबर कन्वर्जन, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से हेक्सागन, हेक्सागन से ऑक्टावल। तो ये 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, इनका कन्वर्जन आप लोगों से हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। 18 को भी पूछा गया था और आज 21 को भी पूछा गया, कल को भी पूछा जाएगा। तो कन्वर्जन आप लोग जरूर कर लीजिएगा, बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को ऑक्टागल में, ऑक्टागल को बाइनरी में। तो जो भी कन्वर्जन हो सकते हैं वो आप लोग कर जाइएगा। उसके बाद बूलियन एक्सप्रेशन से क्वेश्चन आया था आज आप लोगों का, और एक्सेल में जस्टिफाई जो अलाइनमेंट होता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, यानी एक्सेल के बारे में भी आप लोगों को पढ़कर जाना है। फिर यूएसबी में कितने वायर होते हैं एक क्वेश्चन ये था। तो ये था आप लोग के कंप्यूटर के टॉपिक्स जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो ये थी सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस। आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आई होगी। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाइए जाकर के उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। इस पीडीएफ में जो टोटल पेज है वो 129 पेज हो चुके हैं, क्योंकि इस पीडीएफ में मैंने आप लोगों को 18 अगस्त की दोनों शिफ्टें और 21 अगस्त की दोनों शिफ्टें, 4 शिफ्ट मैंने कंप्लीट करवा दी है। चारों शिफ्ट की पीडीएफ आप लोग को एक साथ प्रोवाइड करवा दूंगा। ये पीडीएफ ही आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। कल जिनका भी एग्ज़ाम होगा वो भी कैंडिडेट अपना जो रिव्यू है ज़रूर शेयर करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में मैं आप लोग को लिंक दे दूँगा जहाँ पर आप लोग को रिव्यू शेयर करना है। तो आई होप आप लोग को एनालिसिस पसंद आ रही होगी, और अगर हाईस्ट्री चैनल की ओर से की गई एनालिसिस पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। जैसे ही एनटीए की ओर से कोई भी अपडेट आएगी उसकी जानकारी आप लोगों को हाईस्ट्री चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।